हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग एकदम स्वस्थ होंगे। तो आज की वीडियो में हम कंपाइलेशन लेकर आए हैं इकोलॉजी, एनवायरनमेंट और फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम लूसेट। तो ये अप्रोक्सीमेटली आपके 200 क्वेश्चंस के अराउंड होने वाले हैं, जो कि हमें लगता है कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इसमें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और उन पे बेस्ड जो नए क्वेश्चंस बन सकते हैं हम लोग सभी उनका कंपाइलेशन लेकर आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ यूट्यूब पर अलग अलग प्लेलिस्ट बना दी गई हैं हर चीज के लिए, जैसे इंग्लिश के लिए अलग है, मैथ्स के लिए अलग है, जीएस के लिए अलग है। तो आप टाइम टू टाइम प्लेलिस्ट को चेकआउट करते रहिए सो दैट आपकी कोई भी वीडियो मिस आउट नहीं हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन के साथ। विच इज द फर्स्ट रामसर साइट इन बिहार? बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? ये पहली चीज तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो रामसर साइट्स होती हैं ये होती कौन सी है। रामसर साइट्स, इनको आप कह सकते हो वेटलैंड्स होते हैं। वेटलैंड्स का मतलब जो हमेशा गीले रहते हैं, जो इंटरनेशनल लेवल पे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। क्यों इंपॉर्टेंस है इन जगहों की? क्योंकि यहाँ पर काफी बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है, मतलब काफी वैरायटी देखने को मिलती है प्लांट्स की और एनिमल्स की, जो कि बहुत जरूरी है पूरे आप कह सकते हो अर्थ के लिए। तो सबसे पहली रामसर साइट जो थी बिहार में वो है आपकी कंवार लेक, आप देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हेन वाज प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च्ड इन इंडिया? इंडिया में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया? तो ये तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया भी हुआ है। ये आया था 1973 में, तो ये आप काफी अच्छे से लर्न कर लेंगे। Which of the following is an example of anthropogenic biome? एंथ्रोपोजेनिक बायोम का मतलब क्या होता है? हिंदी में तो आपको पता लग रहा है, मानव जनित बायोम, यानी एक ऐसा इकोसिस्टम, एक ऐसा पारिस्थितिकी तंत्र जो इंसान ने खुद बनाया, आर्टिफिशियल है। फ्रेश वाटर वो हमने खुद नहीं बनाया, ग्रास लैंड वो हमने खुद नहीं बनाया, रेन फॉरेस्ट वो हमने खुद नहीं बनाया, क्रॉपलैंड यानी जहां पे हम क्रॉप्स उगाते हैं, फसलें उगाते हैं, वो हमने खुद बनाया होता है। तो क्रॉपलैंड जो है वो एक एंथ्रोपोजेनिक बायोम है। डचिंगम नेशनल पार्क इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग? जो आपका डचिंगम राष्ट्रीय उद्यान है वो किससे संबंधित है? तो मैं आपको बता दूं, ये संबंधित है हंगुल और कश्मीरी स्टैग से। आप देख सकते हो ये फोटो है, और ये आपके दो चीजों के लिए, जिनको हंगुल या कश्मीरी स्टैग एक ही बात होती है, आप ये बोल सकते हो। तो डचिंगम नेशनल पार्क इसी से ही एसोसिएटेड है। और इसी के साथ आप फटाफट कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताओगे कि डचिंगम नेशनल पार्क कहां पर है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में अभी बताओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द मैक्सिमम कंसेंट्रेशन ऑफ ओजोन इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग? जो आपकी ओजोन है वो उसकी मैक्सिमम कंसेंट्रेशन कहां पर पाई जाती है? तो आपको मैं बता दूं, जो मैक्सिमम कंसेंट्रेशन है ओजोन की वो स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है। बहुत सारी लेयर्स होती हैं, तो जो स्ट्रेटोस्फेयर है उसमें सबसे ज्यादा ओजोन सबसे भारी मात्रा में मिलती है। Certain species of which one of the following organisms are well known as cultivators of fungi? यानी निम्नलिखित में से किस एक जीव की कुछ प्रजातियां कवक के कृषक के रूप में प्रसिद्ध हैं? यानी इनमें से वो कौन सा जानवर है जो फंजाई यानी कवक को बढ़ावा देता है, उनको उगाने में मदद करता है? तो अगर आपको नहीं पता, आंट की जो कुछ स्पीशीज होती हैं, कुछ प्रजातियां ऐसी होती हैं जो फंजाई को यानी कवक को उगाने में हेल्प करती हैं। कंसिडर द फॉलोइंग, ये आई थिंक क्वेश्चन जो है ये इनकम्प्लीट है, मैं आपको बता देती हूँ। इनमें से एक क्वेश्चन ये है, कंसिडर द फॉलोइंग: कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ओजोन और सल्फर डाइऑक्साइड। तो क्वेश्चन ये है कि इनमें से एसिड रेन के कौन कौन से कॉजेज हैं, यानी एसिड रेन को कौन कौन बढ़ावा देता है? जो आपकी अम्लीय वर्षा होती है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपके जो आप कह सकते हो एसिड रेन है वो दो कारणों की वजह से होती है, नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। तो 2 और 4 की वजह से जो है आपकी एसिड रेन होती है। A tank is an underground chamber made of concrete, fiberglass or plastic, through which domestic wastewater sewage flows for basic treatment। यानी एक ऐसा टैंक जो अंडरग्राउंड है, वो बहुत ज्यादा कंक्रीट यानी सीमेंट से, प्लास्टिक से या फाइबर ग्लास से मिलकर बना है, जहां पे सारा जो गंदगी है, जो घर से होने वाली जो गंदगी है वो आपकी बहती है उसके अंदर, उसको क्या बोलते हैं? तो मैं आपको बता दूं, उसको बोला जाता है सेप्टिक। सेप्टिक है उस टैंक का नाम, और इसी के साथ वो जो गंदगी है उसको क्या बोलते हैं? ये एक और क्वेश्चन है, उसको बोलते हैं सीवेज। जो घर से गंदा पानी बहता है उसको सीवेज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। डैश इज रिड्यूसिंग द डिग्री
और इंटेंसिटी ऑफ और एलिमिनेटिंग पॉल्यूशन। तो आप कह सकते हो कि इसमें से किसका मतलब है कि प्रदूषण की डिग्री को या तीव्रता को कम करना या समाप्त करना। ये मैंने आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी कई बार एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, ये क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार आ चुका है। इसको हम बोलते हैं अबेटमेंट, ठीक है। इसी के साथ मैंने आपसे पूछा था टचिंगम नेशनल पार्क कहां पर सिचुएटेड है, कहां पर स्थित है, तो वो सिचुएटेड है जम्मू एंड कश्मीर में। जिन्हें नहीं पता है वो लर्न कर लीजिएगा। नेक्स्ट, एट लीस्ट डैश ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन ऑन अर्थ इज कैरिड आउट बाय एल्गी थ्रू फोटोसिंथेसिस। यानी फोटोसिंथेसिस के टाइम पे जो कार्बन डाइऑक्साइड अर्थ पे फिक्स होती है उसका लगभग कितना परसेंट या कितना हिस्सा जो है वो एल्गी यानी जो आपकी शैवाल होती है वो फिक्स करती है। तो वो होता है आपका लगभग आधा कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एल्गी ही फिक्स करती है अर्थ पर। Which of the following smart cities has become India's first city to run on 100% renewable energy during daytime? इनमें से कौन सा स्मार्ट शहर दिन के समय 100% नवीकरणीय ऊर्जा पर चलने वाला भारत का पहला शहर बन गया है? यानी दिन के टाइम पे प्रॉपर जो है आपके वो कौन सा यूज कर रहा है, रिन्यूएबल एनर्जी यूज कर रहा है, जैसे सनलाइट से या पानी की लहरों से, मतलब ऐसी एनर्जी यूज कर रहा है, तो वो है आपका ड्यू। Which district has become India's first district to have 100% solar powered health centers? कौन सा जिला 100% सौर ऊर्जा संचालित स्वास्थ्य केंद्र वाला भारत का पहला जिला बन गया है? यानी जितने भी स्वास्थ्य केंद्र हैं, हेल्थ सेंटर्स हैं, वो 100% सोलर एनर्जी से चलते हैं। तो आपको मैं बता दूं इस वक्त सबसे ज्यादा जो सेफ ऑप्शन रहता है ना वो गुजरात के जितने भी आप कह सकते हो डिस्ट्रिक्ट हैं वो रहते हैं। सबसे ज्यादा डेवलपमेंट जो हो रहा है वो वहीं पर मैक्सिमम आपके जो आंसर मिलेंगे। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप तुक्के मार के आओ, क्योंकि बहुत ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट भी हो सकता है। नेगेटिव मार्किंग पे बहुत ज्यादा मतलब आप कह सकते हो। तो इसका तरीका ये है कि जितने भी गुजरात में होने वाली स्कीम्स हैं तो उनको एक साथ लिख लो। तो ये जो है ये सूरत के अंदर ही है, गुजरात के अंदर। तो सूरत के अंदर जो हेल्थ सेंटर्स है वो 100% सोलर एनर्जी से चलते हैं। व्हाट इज ब्लू कार्बन? ब्लू कार्बन क्या होती है? देखो ब्लू कार्बन, ब्लू वर्ड का मतलब अगर आ गया तो आप पानी से कनेक्ट करोगे। तो जो कार्बन ओशियन में, सागर में, महासागर में, वहां से जो आपकी कैप्चर होगी उसको हम ब्लू कार्बन बोलते हैं। तो आपके 4 ऑप्शन है, आप पढ़ सकते हो। सबसे पहला है कार्बन कैप्चर्ड बाय ओशियन एंड कोस्टल इकोसिस्टम। अगले में फॉरेस्ट और एग्रीकल्चर आ गया, पेट्रोल और नेचुरल गैस आ गया और एटमोस्फेयर आ गया। तो ब्लू है, तो ऑटोमेटिकली आपका ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। In the nature, which of the following are most likely to be found surviving on a surface without soil? इनमें से बताओ कौन से ऐसी स्पीशीज है जो मिट्टी के बिना किसी भी सतह पर उग जाती हैं? तो आप कह सकते हो, देखो उसके लिए ना 2 बहुत फेमस स्पीशीज हैं। एक तो आपकी हो गई मॉस और एक आपकी हो गई लाइकेंस। लाइकेंस और मोस ये 2 ऐसी चीजें हैं जो जिनको मिट्टी की जरूरत ही नहीं होती, कहीं पे भी उग जाती हैं। तो जो आपका करेक्ट आंसर है वो है 2 और 3। आप देख सकते हो लाइकेंस और मोस। मोस जो है, आपको एक और बात बता दूं, ये आता है ब्रायोफाइटा के अंदर। प्लांट की एक कैटेगरी होती है ब्रायोफाइटा, जिनको हम बोलते हैं एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। उभयचर होते हैं ये, आप कह सकते हो प्लांट किंगडम की, ठीक है। तो ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनको पानी की जरूरत होती है, मिट्टी के बिना भी ये उग सकते हैं। In case of which one of the following biogeochemical cycles the weathering of rocks is the main source of release of nutrient to enter the cycle? यानी इनमें से कौन सी एक ऐसा चक्र है, कौन सी साइकिल ऐसी है जिसमें जब चट्टान टूटती हैं, पत्थर टूटते हैं, तो कौन सा न्यूट्रिएंट ऐसा है जो रिसाइकिल होता है? देखो हमारी जो अर्थ चलती है ना, न्यूट्रिएंट्स के रिसाइकिल होने की वजह से चलती है। मतलब क्या है, अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड या मैं ऑक्सीजन ले रही हूं तो मुझे ऑक्सीजन कहीं ना कहीं से देनी पड़ेगी, तभी एक बैलेंस रहेगा, ठीक है। मतलब मुझे देनी पड़ेगी इन द सेंस कोई और देगा। तो जो हमें एनवायरमेंट से हमने लिया है वो हमें वापस करना पड़ेगा, चाहे वो किसी भी फॉर्म में करे। तो जब पत्थर टूटते हैं, चट्टाने टूटती हैं, तो कौन से न्यूट्रिएंट, कौन सी ऐसी चीज है, कौन सा ऐसा खनिज पदार्थ है जिसका रिसाइकलिंग होता है, मतलब वो वापस सॉइल में जा रहा होता है? तो वो है फॉस्फोरस। तो फॉस्फोरस साइकिल है जिसकी वजह से जब आपके पत्थर वगैरह टूटते हैं तो रिसाइकलिंग होती है। किश्तवाड़ नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन? किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान कहां स्थित है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका आंसर है जम्मू एंड कश्मीर। लर्न करने का तरीका देखो, इसमें आ रहा है किश्त, है ना। तो किश्त का मतलब क्या होता है वैसे इंग्लिश में? इंस्टॉलमेंट।
आप ये समझ लो कि जम्मू एंड कश्मीर हमें इंस्टॉलमेंट में ही मिला है, तो किश्तवाड़ कहाँ पे मिलेगा? जम्मू एंड कश्मीर में मिलेगा। इसको इस तरीके से लर्न कर सकते हो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वीड्स इज इफेक्टिव इन कंट्रोलिंग वाटर पॉल्यूशन कॉज्ड बाय इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स? इनमें से कौन सा एक खरपतवार औद्योगिक बहिस्राव से होने वाले जल प्रदूषण को नियंत्रित करने में प्रभावी है? यानी इनमें से ऐसी कौन सी वीड है? वीड क्या होती है? जिनको हम उगाते नहीं है, वो पौधों के साथ अपने आप उग जाती हैं और वो पौधों के लिए हानिकारक होती हैं। लेकिन एक वीड ऐसी है जो वाटर पॉल्यूशन, जो भी इंडस्ट्रीज से गंदगी आ रही है, उसको रोकने में मदद करता है, तो वो है आपका पार्थेनियम। काफी इंपॉर्टेंट है, इसको लर्न कर लेंगे। What are the substances which contaminate the air called? वायु को दूषित करने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं? सबसे आसान क्वेश्चन है। देखो, स्मोक भी एयर को पॉल्यूट करता है। एयर पॉल्यूटेंट्स बहुत बड़ी कैटेगरी आ गई, इसमें सारे के सारे वो पॉल्यूटेंट्स आ गए जो एयर को पॉल्यूट करते हैं, तो एयर पॉल्यूटेंट इज द करेक्ट आंसर। स्मोक क्या है? वो भी एक एयर पॉल्यूटेंट में से एक है। डस्ट क्या है? वो भी एक एयर पॉल्यूटेंट में से एक है। और एग्जॉस्ट क्या है? यानी जो धुआं वगैरह निकलता है, वो भी एयर पॉल्यूटेंट्स में से एक है। तो एयर पॉल्यूटेंट्स क्या हो गई? कंबाइंड कैटेगरी हो गई, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी? इनमें से सबसे ज्यादा जैव विविधता कहां पर है? बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता का मतलब क्या होता है कि प्लांट्स और एनिमल्स की सबसे ज्यादा वैरायटी, तो वो मिलती है आपकी ट्रॉपिकल रीजन में। क्योंकि ट्रॉपिकल रीजन में क्या होता है, जो आपका मौसम होता है वो बिल्कुल आप कह सकते हो मॉडरेट होता है। तो आप ये समझ सकते हो ट्रॉपिकल रीजन में सबसे ज्यादा आपको डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी। Which state in India has made rooftop rainwater harvesting structure compulsory to all the houses in the state? भारत में किस राज्य ने उस राज्य में स्थित सभी घरों के लिए छत के ऊपर जो रेन वाटर है उसको बचाने के लिए स्ट्रक्चर्स को बनवाना कंपलसरी कर दिया कि आपको रेन वाटर को बचाना ही पड़ेगा? तो ये है आपका तमिलनाडु गवर्नमेंट। काफी अच्छा स्टेप है वाटर को कंजर्व करने के लिए, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है। नेक्स्ट है, गुरु घासीदास नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन? गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? तो मैं आपको बता दूं, ये स्थित है छत्तीसगढ़ में। तो छत्तीसगढ़ इज द करेक्ट आंसर। आप देख सकते हैं इस तरीके से बना हुआ है। कतर्निया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज सिचुएटेड इन विच स्टेट? कतर्निया घाट वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है उत्तर प्रदेश में। तो आप कैसे याद रखोगे इसको? कतर्निया घाट, ठीक है, तो कतर देते हैं यानी बिल्कुल काट देते हैं, तो कहाँ काटते हैं? उत्तर प्रदेश में। तो ये कोई पर्सनल व्यूज नहीं है, सिर्फ लर्न कराने का तरीका है। तो उत्तर प्रदेश इज द करेक्ट आंसर। रेड पांडा इज अ स्टेट एनिमल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? जो रेड पांडा है वो कहाँ से, यानी किस राज्य का राज्य पशु है? तो मैं आपको बता दूं, ये जो स्टेट एनिमल है ये है सिक्किम का रेड पांडा। तो आप देख सकते हो रेड पांडा ऐसा दिखता है और सिक्किम का जो है ये स्टेट एनिमल है। कार्टाजेना प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू? जो कार्टाजेना प्रोटोकॉल है वो किस चीज से रिलेटेड है? तो वो रिलेटेड है बायो सेफ्टी एग्रीमेंट से, जो आपके बायोलॉजिकल सब्सटेंसेस हैं उनके सेफ्टी के एग्रीमेंट से। तो ये लाइफ सेफ्टी आप कह सकते हो। तो कार्टाजेना प्रोटोकॉल जो आपका संबंधित है वो है बायो सेफ्टी एग्रीमेंट से। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज मैक्सिमम इंडोर केमिकल पॉल्यूशन? इन चारों में से सबसे ज्यादा जो प्रदूषण होता है अंदर, आंतरिक प्रदूषण, वो किसकी वजह से होता है? रूम स्प्रे, बर्निंग मॉस्किटो कॉइल, बर्निंग कोल या बर्निंग कुकिंग गैस? इन चारों में से सबसे ज्यादा जो पॉल्यूशन होगा, आप बताएंगे कि इनमें से सबसे ज्यादा पॉल्यूशन किसकी वजह से होगा? ऑब्वियसली बर्निंग कोल की वजह से, क्योंकि बहुत सारा धुआं निकलता है। तो बर्निंग कोल इज द करेक्ट आंसर। इन रिलेशन टू एनवायरमेंट मैच द फॉलोइंग? पर्यावरण के संदर्भ में निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। चलिए, सबसे पहला है बायोस्फीयर। देखो, बायो वर्ड जहां आ जाए ना, इसका मतलब है वहां लिविंग बींग्स की बात हो रही है। तो आप ऑप्शन देख सकते हो, प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रोब्स, इन चारों में से यही है। तो बी, ए का तो हो गया आपका 2 फिक्स। तो आप देखोगे ए का 2 सिर्फ एक में ही है, तो यही करेक्ट आंसर होगा, बट बाकी भी पढ़ लेते हैं। सबसे अगला है लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर क्या होता है? जिस जमीन पे जहां पर आप खड़े हो, धरती जिसकी मैं बात कर रही हूँ, जो सॉलिड कंपोनेंट है उसको लिथोस्फेयर बोलते हैं। तो सॉलिड कंपोनेंट ऑफ अर्थ। हाइड्रोस्फेयर, जब हाइड्रो वर्ड आ जाए यानी वाटर की बात हम कर रहे हैं, तो आप देख सकते हो ओशियन, सी, रिवर, लेक्स, ये आ गया। और एटमॉस्फेयर में क्या है? जो अर्थ के चारों तरफ हवा है, जो वायु है, उसको आप एटमॉस्फेयर बोलते हो। तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एयर क्वालिटी इंडेक्स इन इंडिया, यानी AQI पे जो करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं आपको उसके बारे में बताना है। तो मैं आपको बता दूं, आपने देखा भी होगा अगर आप ट्रैवल कर रहे हो, बहुत सारे बैनर लगे होते हैं जिसमें ऊपर लिखा होता है AQI, टुडे
जो आज का एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो क्या होता है, नंबर लिखे होते हैं। तो ये होता क्या है बेसिकली, ये हमें हमारी हवा की, जहां पे हम रह रहे हैं, उसकी क्वालिटी बता रहा है ऑन अ डेली बेसिस। ये बिल्कुल ठीक है। जितना ज्यादा AQI वैल्यू होगी उतना ही ज्यादा पॉल्यूशन होगा, ये भी बिल्कुल ठीक है। इंडिया में 500 पॉइंट का स्केल होता है, 3 डिजिट में आपको देखने को आराम से मिल सकती है वैल्यू, ये भी बिल्कुल ठीक है। मॉनिटर्स रिकॉर्ड कंसेंट्रेशन ऑफ मेजर पॉल्यूटेंट्स टू कैलकुलेट AQI। मॉनिटर्स होते हैं जो ये देखते हैं हवा में कितने पॉल्यूटेंट है, मेन जो है कॉन्टामिनेंट्स जो है, यानी जो हवा को खराब कर रहे हैं वो कितने हैं, और उनके बेसिस पे एयर क्वालिटी इंडेक्स को कैलकुलेट किया जाता है। तो ये भी बिल्कुल ठीक है। तो चारों ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीज इज डेंजरस फॉर एनवायरमेंट। एनवायरमेंट के लिए कौन सा ट्री जो है वो बहुत ज्यादा डेंजरस है, तो मैं आपको बता दूं इन 4 ऑप्शंस में से नीम, यूकेलिप्टिस, बबूल और बनाना। ये नहीं है, डेफिनेटली नीम नहीं है, बबूल भी नहीं है। अगर होता तो आपको इतना कॉमनली देखने को नहीं मिलता। यूकेलिप्टिस जो है वो बहुत ज्यादा डेंजरस है। जहां यूकेलिप्टिस होता है वहां के आसपास के न्यूट्रिएंट्स और एयर जो पॉल्यूशन है वो उसको इंडिकेट करता है। तो आप देख सकते हो यूकेलिप्टिस है, तो ये हो गया आपका करेक्ट आंसर। द इंटरेक्शन बिटवीन एल्गेई एंड फंजाई टू फॉर्म लाइकेन इज कॉल्ड। लाइकेन बनाने के लिए शैवाल और कवक के बीच की बातचीत को क्या कहा जाता है। देखो, एल्गेई और फंगस क्या करते हैं, एक साथ रहते हैं, और उनके दोनों के ग्रुप को हम बोलते हैं लाइकेंस। और जब ये दोनों एक साथ रहते हैं ना, तो एक दूसरे को बेनिफिट करते हैं, म्यूचुअल बेनिफिट करते हैं। एल्गेई बेनिफिट करेगा आपके फंजाई को और फंजाई बेनिफिट करेगा एल्गेई को। ठीक है, जो शैवाल और कवक है वो एक दूसरे का फायदा करेंगे, और इसको ही हम बोलते हैं म्यूचुअलिज्म। तो म्यूचुअलिज्म इज द करेक्ट आंसर। मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। तो चलिए हम इसको मैच करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, यानी जो हमने गोल्स बना रखे हैं कि हमें हमारे कुछ 11-12 गोल्स आएंगे। तो उनमें से 11-12 तो नहीं है, 15 है, आई थिंक 22 होंगे, जितना मेरे को याद अभी फिलहाल नहीं आ रहा। तो उनमें से जो मेन है इनको आपको पूछना है कि कौन से गोल में क्या चीज दे रखी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 10 की। तो 10 में आपको क्या करना है, 10 में आपको इनइक्वालिटीज को रिड्यूस करना है। ठीक है, 10 साल के होते ही हम क्या करते हैं, हम लड़के और लड़कियों में अलग अलग भेदभाव करना शुरू कर देते हैं। तो 10 में हमें क्या करना है, इनइक्वालिटीज को खत्म करना है। इसको इस तरीके से लर्न करोगे। इसके बाद हम बात करते हैं 13 की। ठीक है, 13 में होते ही हमको अगर इक्वालिटीज खत्म हो गई तो हमको क्लाइमेट भी अपने आप अच्छा लगने लगेगा। तो 10 के बाद आ जाओ 13 पे। 13 में हमको करना है क्लाइमेट चेंज। इसके बाद हम बात करते हैं 14 की। 14 में आ गया, अब देखो क्लाइमेट देख लिया, क्लाइमेट का मतलब है आसमान में देख लिया। अब नीचे आ जाओ, नीचे है पानी, तो लाइफ बिलो वाटर। और उसके बाद आ जाओ, लास्ट है 15। 15 में आ जाओ लाइफ ऑन लैंड। तो ये है, तो आप देख सकते हो ए का हो गया 3, ए का 3 अब इन दोनों में है। 13 में हो गया क्लाइमेट चेंज, बी का हो गया 1, तो आपका ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। केबुल लमजाओ नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट, विच लेक। केबुल लमजाओ नेशनल पार्क कौन से झील में स्थित है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है लोकतक। अब यहीं पे आपका एक और आपके लिए एक्स्ट्रा क्वेश्चन है कि जो केबुल नेशनल पार्क है, केबुल लमजाओ नेशनल पार्क, ये कौन से स्टेट में आपका स्थित है, आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग was the first 100% ऑर्गेनिक स्टेट इन द वर्ल्ड। पूरे विश्व में सबसे पहला 100% जैविक राज्य कौन सा था, यानी जिसने कुछ भी एक्सटर्नल या आर्टिफिशियल चीजें यूज नहीं की, तो वो इंडिया का स्टेट था। तो ये बहुत प्राउड मोमेंट है। सिक्किम जो है इंडिया का, वो वर्ल्ड का सबसे पहला ऑर्गेनिक स्टेट है। इसके बाद हम बात करते हैं, Which of the following states became the first state in India to provide 100% tap water supply in rural areas in 2020? यानी 2020 में से इनमें से कौन सा क्षेत्र ऐसा है जिसने नल जल को मतलब हर एक घर तक पहुंचाया। तो मैं आपको बता दूं, ये जो है आपका जो स्टेट है, आपके पास 4 ऑप्शन है, गोवा, केरला, मिजोरम और सिक्किम। तो गोवा जो है 2020 में हर घर तक मतलब टैप वाटर प्रोवाइड करने वाला स्टेट बन गया था। तो गोवा इज द करेक्ट आंसर। इको मार्क इज गिवन टू एन इंडियन प्रोडक्ट विच इज। इको मार्क किसको दिया जाता है, किसी भी प्रोडक्ट को हम कुछ मार्क्स देते हैं, ISI मार्क आपने सुना होगा, फूड के लिए दिया जाता है। इसके अलावा इको मार्क दिया जाता है जब कोई एनवायरमेंट फ्रेंडली हो। तो एनवायरमेंट फ्रेंडली अगर हो रहा है तो आप उसको इको मार्क देते हैं।
द कंसेप्ट ऑफ कार्बन क्रेडिट ओरिजिनेटेड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग। जो कार्बन क्रेडिट्स हैं कि कार्बन कितना हम ले रहे हैं कितना हम दे रहे हैं, उसका कंसेप्ट कहां से आया? तो उसका कंसेप्ट आया क्योटो प्रोटोकॉल से। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। वर्ल्ड्स फर्स्ट कैमल हॉस्पिटल इज लोकेटेड इन विच सिटी। विश्व का पहला ऊंट अस्पताल किस शहर में स्थित है? तो मैं आपको बता दूं, अगर आप ऑप्शन देखोगे तो आप राजस्थान का कुछ भी ढूंढने की कोशिश करोगे, लेकिन वर्ल्ड का फर्स्ट जो है वो इंडिया में नहीं है, वो दुबई में है। तो दुबई इज द करेक्ट आंसर। देखिए गाइस, अब यहां तक आपके एनवायरमेंट और इकोलॉजी के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। तो अब आपके क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं फिजिक्स के। तो 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं, उसके बाद हम लोग फिजिक्स के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलिए, देखिए मैंने आपसे पूछा था केबुल लमजाओ नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मणिपुर। तो मणिपुर में ये स्थित है। तो जिनको नहीं पता था वो अब लर्न कर लीजिएगा। बात करते हैं फिजिक्स के क्वेश्चंस की। सबसे पहला है एम्पियर इज द यूनिट ऑफ। एम्पियर किसकी इकाई है? क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है। एम्पियर आपकी जो यूनिट होती है वो होती है करंट इलेक्ट्रिसिटी की। तो काफी इंपॉर्टेंट है, इसको लर्न कर लीजिएगा। नेक्स्ट है मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। तो बेसिकली आप देख सकते हो इसमें यूनिट्स का ही पूरा जो है आपको दे रखा है। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ एक्सेलरेशन की। तो एक्सेलरेशन की जो यूनिट होती है, ये भी कई बार आपके प्रीवियस ईयर में जो फिजिक्स के प्रैक्टिस सेशंस आए थे, प्रीवियस ईयर आए थे, उनमें मैं कई बार इसको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। एक्सेलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यानी ए का हो गया आपका 4। अब ए का 4 सिर्फ ऑप्शन सी में है, लेकिन अभी के लिए आप एग्जाम में टाइम वेस्ट नहीं करोगे, बस यहीं पे आप देख के इसको मार्क लगा दोगे। लेकिन अभी के लिए बाकी सारे भी हम पढ़ लेते हैं। फोर्स की एसआई यूनिट होती है न्यूटन, वर्क डन की होती है जूल, और इंपल्स की होती है न्यूटन सेकंड। इंपल्स का मतलब है जब बहुत आप फोर्स लगाओ बहुत कम टाइम के लिए। तो फोर्स लगा रहे हो टाइम के लिए, फोर्स इंटू टाइम, न्यूटन इंटू सेकंड। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो गया। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन। एक खगोलीय इकाई किसके बीच की औसत दूरी है? तो मैं आपको बता दूं 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, हम मीन डिस्टेंस देखते हैं अर्थ और सन का। पृथ्वी और सूर्य के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसके मीन डिस्टेंस को, उसके एवरेज डिस्टेंस को हम 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट मानते हैं। इंटरनल फोर्सेस आर। आंतरिक बल क्या होता है? देखो मैं आपको बताती हूँ, कोई भी ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जाम्पल अगर ये पेन की बात कर रही हूँ, तो अगर मैं इसको कहीं से फेंक दूं तो वो एक्सटर्नल फोर्स होगी। हर ऑब्जेक्ट के अंदर इंटरनल फोर्सेस भी लगती हैं, लेकिन वो हमें फील नहीं होती। वो इसलिए क्योंकि वो बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में होती हैं, इक्वल होती हैं, यानी बैलेंस फोर्सेस होती हैं। अगर इधर से 10 न्यूटन की फोर्स लग रही है तो इधर से भी 10 न्यूटन की ही लगेगी, सो दैट टोटल फोर्स 0 हो जाए। तो हमेशा जो इंटरनल फोर्सेस होंगी बैलेंस फोर्सेस होंगी। 1 न्यूटन इज इक्वल टू, देखो न्यूटन क्या है? न्यूटन होती है फोर्स यानी बल। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी द्रव्यमान त्वरण। तो मास की यूनिट क्या होती है? किलोग्राम, एक्सेलरेशन की मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आपसे पूछा है कि 1 न्यूटन जो है वो किसके बराबर है? तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर है। तो 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर। मैक्सवेल इज द यूनिट ऑफ। मैक्सवेल जो है वो किसकी इकाई होती है? तो मैं आपको बता दूं, मैक्सवेल इकाई होती है मैग्नेटिक फ्लक्स की। अभी मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है? बेसिकली एक एरिया में से, एक क्षेत्रफल में से कितनी मैग्नेटिक लाइंस, जो चुंबकीय रेखाएं होती हैं, वो कितनी पास हो सकती हैं इसमें से, उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। तो कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं कितने एरिया में से, उसकी इंटेंसिटी को आप मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हो, और उसकी जो यूनिट होती है वो होती है मैक्सवेल। 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू हाउ मेनी वॉट्स, यानी 1 हॉर्स पावर के अंदर कितने वॉट्स होते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये मैंने आपको क्लासेस में समझा रखा है। 746 वॉट होते हैं 1 हॉर्स पावर। डिस्टेंस ऑफ स्टार्स आर मेजर्ड इन। जो स्टार्स का डिस्टेंस होता है वो आप कौन सी यूनिट में मेजर करते हो? तो वो हम मेजर करते हैं कॉस्मिक किलोमीटर में। लर्न कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। जूल इज रिलेटेड टू एनर्जी। जूल एनर्जी से कैसे रिलेटेड है? एनर्जी की यूनिट होती है जूल, ऐसा यूनिट, राइट।
इन द सेम वे पास्कल इज रिलेटेड टू, पास्कल किसकी इकाई होती है? पास्कल इकाई होती है प्रेशर यानी दाब की, तो प्रेशर इज द करेक्ट आंसर। An object having mass m moving with velocity v possesses a kinetic energy k। एक वस्तु है जिसका द्रव्यमान m है, वेलोसिटी यानी जो आपका ऊर्जा है, सॉरी वेग v है, तो उनकी जो गतिज ऊर्जा है काइनेटिक एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ mv²। अब वो आपसे पूछ रहे हैं अगर हमने वेलोसिटी को डबल कर दिया, देखो बहुत आसान तरीका होता है, वेलोसिटी को डबल कर दिया। अब वेलोसिटी का तो स्क्वायर है, आपने वेलोसिटी की जगह डबल वेलोसिटी लिख दी, तो यहाँ क्या आएगा? 4v² ना, यानी जो वेलोसिटी हो जाएगी वो पहले के कितने हो जाएगी? पहले सिर्फ v था, अब v² के आगे 4 लग गया, यानी पहले के वो 4 गुना हो जाएगी। ये शॉर्टकट मेथड होता है, तो 4 टाइम्स हो जाएगी अब आपकी नई काइनेटिक एनर्जी। अ कार गोज स्ट्रेट फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। एक कार है जो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाती है सीधा, और उसका जो वेग है वो कितना है? 40 किलोमीटर पर आवर। फिर वो बी से ए वापस आती है, उसकी वेलोसिटी कितनी है? 60 किलोमीटर पर आवर। आपसे पूछा है एवरेज वेलोसिटी, तो एक तो इसका बेसिक वाला मेथड होता है, आप डिस्टेंस को x मानोगे तब करोगे, और एक इसका एक बहुत आसान और एक बहुत छोटा सा मेथड होता है जब, और ये मेथड सिर्फ तभी लगता है जब आपको एक ऑब्जेक्ट के जाने की वेलोसिटी पता हो और उसी रास्ते से वापस आने की वेलोसिटी पता हो। ये होता है 2xy अपॉन x प्लस वाई। तो 2 इंटू एक्स हो गई जाने की, y हो गई वापस आने की, तो 2 इंटू 40 इंटू 60 अपॉन 40 प्लस 60 हो गया 100। आप इसको कट कर दोगे 50 ये 2 के टेबल से, 0 से 0 और 5 से कैंसिल 12 टाइम्स, तो 12 4 द 48 किलोमीटर पर आवर इज द करेक्ट आंसर। When the milk is churned vigorously, the cream from it is separated out due to। जब दूध को जोर से मथते हैं, यानी दूध को ना गोल गोल, आपने देखा होगा हमारे पास किचन में होता भी है, जिसको हम गोल गोल इस तरीके से मथते हैं, यानी गोल गोल घुमाते हैं, तो क्रीम बाहर निकल जाती है। जो आपका बटर होता है, क्रीम होता है, सब बाहर निकल जाता है। तो वो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? देखो जब आप गोल गोल घुमा रहे हो तो मेन चीज सेंटर में आ जाती है, हल्की हल्की चीज बाहर चली जाती है, तो इसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। तो वो आपसे यही पूछ रहे हैं कि कौन सी फोर्स लगती है, वो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डैश इज यूज इन द ब्रेकिंग ऑफ कार्स, यानी किस चीज की विशेषता का उपयोग हम कारों में, जो ब्रेक होते हैं ना, यहाँ पे जो ब्रेक है ये तोड़ने वाले नहीं है, ब्रेक वाले ब्रेक है, यानी जो जिससे आप कार की स्पीड को कम करते हो, तो उसमें आप क्या चीज का यूज करते हो? देखो ये व्हील है, ये इस तरफ जा रहा है, जैसे ही आपने ब्रेक मारा तो ये जो फ्रिक्शन फोर्स है, इसका जो फैक्टर होता है, ये आप कह सकते हो कि पिक्चर में आ जाता है। तो नेगेटिव इफेक्ट हम यूज करते हैं फ्रिक्शनल फोर्स का, तो नेगेटिव इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन फोर्स तो आप आई थिंक आप सभी को पता होगा कि जब भी हम कोई मूवमेंट करते हैं, हम चलते फिरते हैं, तो जिस डायरेक्शन में हम चल रहे हैं, अर्थ उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में, पृथ्वी उससे उल्टी डायरेक्शन में रोकने की कोशिश करती है, और जिस फोर्स से वो रोकती है, जब भी कोई चीज टच करती है, उसको हम बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑन द ड्यूरेशन ऑफ स्विंगिंग अ पेंडुलम इफ इट इज कैरिड ऑन मून। अगर आप मून पर ले जाते हो एक लोलक के दोलन को, यानी जो पेंडुलम होता है ना, अगर आप उसको मून पे ले गए तो क्या होगा? देखो मून पे अगर ले जाते हैं ना, तो आप ये समझ सकते हो कि जो टाइम है वो इनफाइनाइट हो जाता है, यानी बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, वो आपको कभी हिलते हुए भी नहीं दिखेगा, तो इनफाइनाइट टाइम हो जाता है, यानी टाइम पीरियड बहुत इंक्रीज हो जाएगा, तो इट विल इंक्रीज। और आपको पता होना चाहिए टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2π√L अपॉन G। तो आप देख सकते हो मून पे अगर लेके जा रहे हो, तो मून पे जो ग्रेविटी है वो अर्थ की कंपेरिजन में कम है, तो अगर मून पे ग्रेविटी कम है, मतलब ये चीज कम है, तो ये ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, क्योंकि आप देख सकते हो ये व्युत्क्रमानुपाती है, यानी ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, एक ऊपर एक नीचे है, तो ग्रेविटी अगर कम हो रही है, टाइम इंक्रीज हो जाएगा, तो इट विल इंक्रीज। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नो यूनिट। इनमें से किसकी कोई भी इकाई नहीं होती? तो आपको मैं बता दूं, देखो प्रेशर की इकाई होती है पास्कल, डिस्प्लेसमेंट की मीटर, डेंसिटी की किलोग्राम पर मीटर क्यूब, रिलेटिव डेंसिटी की कोई इकाई नहीं होती, कोई यूनिट नहीं होती, क्योंकि रिलेटिव डेंसिटी का मतलब क्या है कि कोई भी चीज पानी के कंपैरिजन में कितना भारी है। तो ऊपर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी आती है, नीचे पानी की डेंसिटी आती है, तो ऊपर नीचे डेंसिटी यानी सेम ही चीज आ रही है ना, तो यूनिट से यूनिट कट जाएगा, और इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती, बिकॉज इट इज द रेशियो ऑफ 2 सिमिलर क्वांटिटीज। तो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन 2 क्रेस्ट इन अ वेव इज गिवन बाय। एक तरंग में 2 रिंगों के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है?
ये ऊपर वाले को क्रेस्ट बोलते हैं यानी रिंग, और नीचे वाले को ट्रो बोलते हैं यानी गर्थ। तो दो क्रेस्ट के बीच के डिस्टेंस को हम बोलते हैं वेवलेंथ। तो इसको तरंग दैर्घ्य जिसको बोलते हैं, तो वेवलेंथ इज द करेक्ट आंसर। द मोमेंटम ऑफ पार्टिकल हैविंग मास m इज p। एक पार्टिकल है जिसका जो मोमेंटम है वो क्या हो गया, p है। काइनेटिक एनर्जी जो है वो बताओ कितना होगा। तो आपको मैं बता दूं काइनेटिक एनर्जी होगा mp, क्योंकि देखो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर, राइट। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, mv। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको दिख रहा है यहाँ वेलोसिटी का स्क्वायर, तो यहाँ इसका स्क्वायरिंग कर दो दोनों साइड, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू m स्क्वायर v स्क्वायर, राइट। अब आप एक चीज देखो, काइनेटिक एनर्जी हाफ, अब यहाँ पे क्या आ रहा है, v स्क्वायर तो मेरे पास है, तो आप एक काम भी कर सकते हो, यहाँ से v स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो, v स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर। तो बस यहाँ पे वैल्यू पुट कर रही हूं, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ, m ऐसे ही रहने दिया, v स्क्वायर की वैल्यू पुट करी है p स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर। एक m से एक m कैंसिल हो गया, आपको काइनेटिक एनर्जी निकालनी थी, राइट। सॉरी ये ऑप्शन ही करेक्ट नहीं है, इसका आंसर आएगा p स्क्वायर अपॉन 2m। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। रोडवेज आर बेंक्ड ऑन कर्व सो दैट, आपने देखा होगा जब ऐसी कर्व्स आती है ना तो ये थोड़ी नीचे की साइड हो जाती हैं रोड्स। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए ताकि जो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगी टायर के बीच में और रोड के बीच में उसको कम कर दिया जाए, क्योंकि अगर वो कम नहीं होगी तो एक्सीडेंट्स बहुत ज्यादा होते हैं कर्व्ड रोड्स पे। तो इट इज डन सो दैट जो फ्रिक्शनल फोर्स है बिटवीन द रोड एंड द व्हीकल में बी डिक्रीज। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सोप बबल अटेन्स स्फेरिकल शेप ड्यू टू, जो सोप बबल है, जो साबुन का बुलबुला है, वो गोल शेप क्यों लेता है, स्फेयर शेप क्यों लेता है। देखो आपको मैंने ये क्लासेस में भी बता रखा है कि कुछ सरफेस ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो कोशिश करते हैं कि सबसे कम से कम एरिया हम कवर करें, मतलब हम छोटे से छोटे रहें, जैसे उनको टेंशन में रखा गया हो तो वो सबसे छोटा होना पसंद करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन की वजह से जो साबुन का बुलबुला है वो गोलाकार आकार का होता है, यानी स्फेरिकल शेप का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ए वॉशिंग मशीन इज, जो वॉशिंग मशीन है वो किस काम पे, किस कार्य का, उसका सिद्धांत क्या है, प्रिंसिपल क्या है। तो आप देखोगे वॉशिंग मशीन में भी गोल गोल ही घूमते हैं कपड़े, सेंटर की तरफ घूमते हैं, तो सेंट्रीफ्यूगेशन इज द करेक्ट आंसर। ये लर्न करना सबसे आसान है, आपको बस मोशन पे ध्यान देना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इलास्टिक, इनमें से सबसे ज्यादा इलास्टिक लोचदार जिसको आप कितना भी खींच सकते हो वो क्या है। तो आपको मैं बता दूं स्टील सबसे ज्यादा इलास्टिक होता है, तो स्टील इज द करेक्ट आंसर। Who among the following scientists discovered the law of flotation? इनमें से किस वैज्ञानिक ने प्लवन के नियम की खोज की थी। तो मैं आपको बता दूं ये क्या नियम है, ये नियम ये था कि कोई भी ऑब्जेक्ट कब तैरेगा, अगर पानी में उसका जो वेट है उतनी ही बायंट फोर्स लग रही है, उतना ही उत्प्लवक बल लग रहा है तो वो तैरेगा। अगर उत्प्लवक बल ज्यादा लग रहा है वो तब भी तैरेगा, लेकिन अगर वेट ज्यादा हो गया उसका और उत्प्लवक बल कम हो गया, यहाँ पे 10 न्यूटन लग रहा है, यहाँ 2 न्यूटन लग रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है ये डूब जाएगा। तो ये था डेंसिटी पे भी इसको सॉल्व किया गया था कि अगर किसी ऑब्जेक्ट का भार पानी के भार से या जिस भी चीज में आपने उसको डाला है उसके भार से ज्यादा है तो वो डूब जाएगा, अगर दोनों का भार बराबर है या ऑब्जेक्ट का भार कम है तो वो तैरेगा। तो ये बताया था आर्किमिडीज ने। नेक्स्ट, lactometers used to determine the purity of a sample of milk and hydrometers used to determine the density of liquids are based on dash principle। जो लैक्टोमीटर होते हैं जिनसे दूध की शुद्धता को नापते हैं हम, हाइड्रोमीटर होते हैं जिनसे किसी भी चीज की डेंसिटी को नापा जाता है। यहाँ से एक और क्वेश्चन आ गया आपके पास, 2 क्वेश्चन मिले बल्कि, कि दूध की शुद्धता को नापने के लिए, प्योरिटी ऑफ मिल्क को चेक करने के लिए आप लैक्टोमीटर्स का यूज करते हो और हाइड्रोमीटर का यूज करते हो डेंसिटी को मेजर करने के लिए। तो ये कौन से प्रिंसिपल पे बेस्ड है, तो ये होते हैं आपके आर्किमिडीज प्रिंसिपल पर। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल काफी इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हो काफी क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं बर्नौलीज थ्योरम। तो 60th क्वेश्चन इज बर्नौलीज थ्योरम इज एप्लीकेबल टू, यानी बर्नौली का जो प्रमेय है वो किस चीज पे लागू होता है, जो बर्नौली की थ्योरम है वो किस चीज के लिए स्पेशली लगती है। तो अब आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, फ्लो ऑफ लिक्विड्स, विस्कोसिटी,
सरफेस टेंशन एंड स्टैटिक फ्लूइड प्रेशर, तो आपको अगर पता हो, मैंने क्लास में भी अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है कि जो बर्नौली की थ्योरम है दैट इज ऑल अबाउट द फ्लो ऑफ लिक्विड्स, कि लिक्विड्स कैसे फ्लो करते हैं, आप कैसे अगर एरिया कम कर दोगे तो कैसे प्रेशर बढ़ जाएगा। जैसे आपने देखा भी होगा पाइप में अगर आप उंगली हम लगा देते हैं प्लांट्स को वाटर देते वक्त तो एकदम से प्रेशर बढ़ जाता है, तो ये वही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हेन सम डिटर्जेंट इज एडेड टू वाटर द सरफेस टेंशन डैश, जब आप पानी में डिटर्जेंट डालते हो तो उसकी सरफेस टेंशन पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो जब भी आप सोप या डिटर्जेंट डालते हो पानी में, सरफेस टेंशन कम हो जाती है और इसी वजह से जो सोप है वो क्लींजिंग एक्शन कर पाता है, वो कपड़ों को साफ कर पाता है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मेनिस्कस ऑफ मरकरी इन अ कैपिलरी इज, देखिए मेनिस्कस होता क्या है, ये कैपिलरी है, बहुत पतली सी ट्यूब होती है, तो जब भी आप इसमें लिक्विड भरोगे, तो जैसे वाटर अगर आप भरोगे तो ये जो लेवल है इसको बोलते हैं मेनिस्कस। तो वाटर का हमेशा होता है कॉनकेव और मरकरी का होता है हमेशा कॉन्वेक्स। मरकरी का जो होगा वो हमेशा इस तरीके से होगा, तो ये है इसका करेक्ट आंसर। Which one of the following correctly represents the unit of resistivity, इनमें से रेजिस्टिविटी की यूनिट यानी प्रतिरोधकता की इकाई जो है वो कौन रिप्रेजेंट करेगा, बिल्कुल करेक्ट। तो मैं आपको बता दूं जो आपकी रेजिस्टिविटी है दैट इज ओम मीटर। ओम मीटर होती है आपकी रेजिस्टिविटी की यूनिट, तो ओम मीटर इज द करेक्ट आंसर। रेजिस्टिविटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, रो से, और ये किस किस चीज पे डिपेंड करती है, सिर्फ दो चीजों पे डिपेंड करती है, नेचर और टेम्परेचर। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि लेंथ बढ़ा दी, एरिया घटा दिया, बताओ रेजिस्टिविटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। रेजिस्टिविटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, रेजिस्टेंस पे पड़ता है, अवरोध या प्रतिरोध जिसको बोलते हैं उस पे पड़ता है, लेकिन रेजिस्टिविटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द यूनिट ऑफ प्लैंक कांस्टेंट इज, जो प्लैंक का स्थिरांक है उसकी यूनिट क्या है। तो मैं आपको बता दूं जो प्लैंक का कांस्टेंट है उसकी ऐसा यूनिट होती है जूल सेकेंड। ये मैं क्लासेस में PYQs में कई बार आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉरी गाइज, अ डीप सी डाइवर में हर्ट हिज ईयर ड्रम ड्यूरिंग डाइविंग बिकॉज ऑफ, जो बहुत गहरे समुद्र में गोता खाते हैं, जो गोताखोर होते हैं, उनका कान का पर्दा फट सकता है। क्यों? क्योंकि वहां पर पानी बहुत, क्योंकि डीप है ना काफी, तो पानी का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। तो चार ऑप्शंस हैं, ऑक्सीजन की कमी की वजह से, हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हाई वाटर प्रेशर, या ऑल ऑफ द अबव। तो इट इज ऑल बिकॉज ऑफ हाई वाटर प्रेशर। जो पानी का दाब होता है वो बहुत ज्यादा होता है, तो कान का पर्दा फट सकता है। द वेलोसिटी ऑफ विंड इज मेजर्ड इन, जो मेजर्ड बाय, जो हवा का वेग है वो कैसे मापा जाता है कि हवा की स्पीड कितनी है, वेलोसिटी कितनी है। तो आप देख सकते हो दिस इज द इंस्ट्रूमेंट एंड इट इज नोन एज एनीमोमीटर। एनीमोमीटर है जिससे आप इसको मेजर करते हो। बैरोमीटर से क्या मेजर करते हैं, प्रेशर यानी दाब। हाइड्रोमीटर से डेंसिटी, विंड वेन से डायरेक्शन ऑफ विंड की हवा किस डायरेक्शन में चल रही है। इफ द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 60 kg, अगर एक ऑब्जेक्ट का द्रव्यमान 60 kg है तो बताओ उसका वेट क्या होगा मून पर। तो मैं आपको बता दूं वेट का फॉर्मूला क्या होता है, mg, है ना। तो अब आप एक बात बताइए, मास हो गया 60 और ग्रेविटी क्या, अर्थ जो अर्थ है, अर्थ पे आप ग्रेविटी लेते हो लगभग 10, लेकिन या 9.8 आप लेते हो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मून पे वही हो जाती है 1.6। तो सबसे आसान तरीका क्या है, एक तरीका और है, आप इसका अर्थ पे वेट निकाल दो और मून पे जब भी आप कोई भी ऑब्जेक्ट को लेकर जाओगे तो जो उसका वेट है वो 1/6 हो जाता है। तो मैं एक काम करती हूँ, मैं अर्थ पे वेट निकाल लेती हूँ 60 और ग्रेविटी कितनी होती है अर्थ पे 10, तो 600 न्यूटन आ गया। लेकिन आपको निकालना है वेट ऑन मून, तो मून पे 1/6 हो जाता है, तो आपका कितना आंसर आ गया, 100 न्यूटन आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हीट इज एसोसिएटेड विद, ऊष्मा जो है यानी जो हीट है उसका संबंध किस चीज से। देखिए चार ऑप्शन है हमारे पास। सबसे पहला है काइनेटिक एनर्जी ऑफ रैंडम मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो रैंडमली इधर उधर घूमते रहते हैं। अगला है काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑर्डरली मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, उन मॉलिक्यूल्स का मोशन जो बहुत ऑर्डर में रहते हैं। जी नहीं, जो हीट है वो प्रोड्यूस करते हैं जब
जो मॉलिक्यूल्स हैं वो रैंडमली इधर उधर घूमते हैं। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन ए। Which one of the following is the correct relation between the Kelvin temperature and the Celsius temperature? इन दोनों में से केल्विन और सेल्सियस टेम्परेचर में करेक्ट रिलेशन कौन सा है? मैं आपको बता दूं कि जो केल्विन यूनिट है वो काफी बड़ी यूनिट है और सेल्सियस छोटी यूनिट है। तो केल्विन में जाने के लिए हम क्या करेंगे, सेल्सियस में 273.15 हम ऐड कर देंगे। तो जो आपका केल्विन का टेम्परेचर होता है इट इज इक्वल टू C प्लस 273.15। तो ये आपका यह रहा, T हो गया टेम्परेचर इन केल्विन, TC हो गया टेम्परेचर इन सेल्सियस स्केल। मरकरी थर्मोमीटर्स कैन बी यूज्ड टू मेजर टेम्परेचर्स अप टू, जो आपके मरकरी के थर्मोमीटर्स होते हैं वो आपके कहां तक के टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं? तो मैं आपको बता दूं वो 360 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर्स जो हैं वो आपके नोट कर सकते हैं। द टेम्परेचर ऑफ द सन इज मेजर्ड विद, जो सूर्य का तापमान है वो किसके द्वारा मापा जाता है? तो दैट इज मेजर्ड बाय पायरोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ग्लेशियर्स ऑलवेज मेल्ट एट द डैश फर्स्ट, जो ग्लेशियर्स हैं वो पिघलना जब शुरू करते हैं तो वो कहां से पिघलना शुरू करते हैं? तो हमेशा ध्यान रखिएगा ग्लेशियर्स हमेशा बॉटम पे से, नीचे से पिघलना शुरू करते हैं, तो बॉटम पे से पहले पिघलते हैं। ड्यूरिंग समर्स वाटर कैप्ड इन एन अर्दन पोट बिकम्स कूल बिकॉज ऑफ द फिनोमिना ऑफ, वो ये बोल रहे हैं कि गर्मियों में अगर हम मटके में पानी रखते हैं, घड़े में पानी रखते हैं, वो किसकी वजह से ठंडा हो जाता है? तो मटके में छोटे छोटे छेद होते हैं जिनमें से पानी रिसता रहता है, वाटर कीप्स ऑन सीपिंग आउट एंड इट कीप्स ऑन इवेपोरेटिंग, वो इवेपोरेट होता रहता है, वो वाष्पीकृत होता रहता है अंदर की गर्मी लेके, तो इवेपोरेशन की वजह से पानी ठंडा होता है। रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेज विद, देखो इवापोरेशन का रेट ना टोटल 4 चीजों पे डिपेंड करता है। सबसे पहला है टेम्परेचर, जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा इवापोरेशन उतनी ही ज्यादा। दूसरा है सरफेस एरिया, जितना ज्यादा एरिया उतना ही ज्यादा इवापोरेशन, तो ये बिल्कुल ठीक है। आगे भी आप समझ लीजिए, 30 देखो टेम्परेचर में आ गया, डिक्रीज इन टेम्परेचर ये तो बिल्कुल गलत हो गया। उसके बाद आ गया सरफेस एरिया, मैंने आपको बताया जितना ज्यादा एरिया उतना ही ज्यादा इवापोरेशन, तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। तीसरी चीज है ह्यूमिडिटी, जिसको आर्द्रता या नमी बोलते हैं। तो हवा में जितनी सॉरी गाइस, जितनी ज्यादा नमी होगी उतनी ही इवापोरेशन कम होगी, तो ह्यूमिडिटी के बढ़ने से इवापोरेशन कम हो जाएगी। तो उन्होंने बोला इवापोरेशन बढ़ेगा ह्यूमिडिटी के बढ़ने से, ये भी गलत हो गया। और चौथी है विंड स्पीड, जितनी तेज हवा चलेगी उतनी ही ज्यादा इवापोरेशन होगी, तो इन्होंने उल्टा दे दिया, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। ड्यूरिंग मेल्टिंग प्रोसेस द हीट, ये बीट नहीं है हीट है, इसको ठीक कर लीजिएगा। द हीट गिवन टू अ बॉडी इज यूटिलाइज्ड इन, जब आप मेल्ट करते हो किसी भी चीज को तो जो हम गर्मी देते हैं वो क्या करता है? देखो जब भी आप किसी चीज को मेल्ट कर रहे हो, पिघला रहे हो, तो जो आप गर्मी देते हो, जो आप हीट देते हो, वो हमेशा क्या बढ़ाता है? काइनेटिक एनर्जी बढ़ाता है। हमेशा ध्यान रखना, जो पार्टिकल्स होंगे उनको काइनेटिक एनर्जी मिलेगी, क्योंकि देखो पिघलाने में क्या है कि सॉलिड है कोई चीज, तो सॉलिड में ऐसे पार्टिकल्स होते हैं, आपको लिक्विड में कन्वर्ट करना है, इतना दूर जाना है, तो पार्टिकल्स को मूव करना पड़ेगा, और मूव करने के लिए कौन सी एनर्जी चाहिए होती है? काइनेटिक। तो इंक्रीजेज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए लिक्विड इज, जो एक लिक्विड है उसका बॉइलिंग पॉइंट किस चीज पे फर्क पड़ता है? फर्स्ट, अफेक्टेड बाय द एडिशन ऑफ सॉल्युबल सॉलिड, जो आपका बॉइलिंग पॉइंट है उस पर फर्क पड़ेगा अगर आपने कोई सॉलिड घोल दिया, बिल्कुल पड़ेगा। अगला, इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन प्रेशर, दाब बढ़ाओगे तो भी उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। दोनों बिल्कुल करेक्ट हैं। ये इनके जो लॉजिक है वो मैं ऑलरेडी क्लासेस में समझा चुकी हूँ, तो आई होप आपको वो लर्न होंगे। एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स डैश, देखिए वो ये बोल रहे हैं जब एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर होता है तो काइनेटिक एनर्जी पे क्या फर्क पड़ता है? मैं आपको बता दूं कि एब्सोल्यूट जीरो का मतलब ही यही है कि टेम्परेचर है ही नहीं, गर्मी है ही नहीं, तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी? जीरो, इट बिकम्स जीरो। व्हेन वाटर इज हीटेड फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 10 डिग्री सेल्सियस इट्स वॉल्यूम, देखो पानी के साथ ना एक गड़बड़ है, पानी की जो डेंसिटी है वो मैक्सिमम होती है 4 डिग्री सेल्सियस पे, मतलब 0 से 4 तक जो है डेंसिटी बढ़ेगी और 4 के आगे वो घटनी शुरू हो जाएगी। डेंसिटी और वॉल्यूम सॉरी उल्टी होती है एक दूसरे की, तो अगर 4 डिग्री तक वो बढ़ रही है फिर घट रही है, तो वॉल्यूम यानी आयतन बिल्कुल उल्टा होगा, पहले घटेगी और फिर बढ़ेगी।
फर्स्ट डिक्रीजेस एंड देन इंक्रीजेस। व्हाइट क्लोथ्स आर कूलर देन ब्लैक वंस बिकॉज, देखो जो व्हाइट कपड़े होते हैं वो ज्यादा ठंडे होते हैं ब्लैक कपड़ों से। क्यों? क्योंकि व्हाइट कपड़े कोई भी लाइट को अपने अंदर एब्जॉर्ब नहीं करते। ब्लैक कलर सबको एब्जॉर्ब कर लेता है इसलिए वो बहुत गर्म होता है। व्हाइट कलर सबको रिफ्लेक्ट कर देता है तो इट प्रिवेंट, सॉरी इसमें आएगा, अच्छा ये चारों ऑप्शंस गलत है, ये मिसप्रिंटिंग हो गई। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? बिकॉज व्हाइट क्लोथ्स रिफ्लेक्ट all the light falling on them। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वाटर इज यूज्ड इन हॉट वाटर बैग्स बिकॉज, आपने देखा होगा सिकाई के लिए हम नॉर्मली क्या यूज करते हैं? पानी। हम हीटिंग वो हॉट वाटर बैग्स यूज करते हैं तो पानी ही क्यों भरा जाता है? क्योंकि पानी की जो स्पेसिफिक हीट है वो बहुत ज्यादा है। अभी स्पेसिफिक हीट का मतलब कि पानी कितना हीट ट्रांसफर करता है, तो वो बहुत ज्यादा है वाटर के लिए पर्टिकुलरली, तो बिकॉज इट हैज हाई हीट, हाई स्पेसिफिक हीट। आइस इज पैक्ड इन सॉ डस्ट बिकॉज, आपने अगर नोटिस किया हो बर्फ को जो पैक किया जाता है ना वो बुरादे में या जिसको बोलते हैं आरी की धूल में पैक किया जाता है। क्यों? क्योंकि वो एक बहुत पुअर कंडक्टर है तो वो गर्मी को अंदर नहीं आने देता ताकि बर्फ ना पिघले, तो इट इज वेरी पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। द लोएस्ट टेम्परेचर इज रिकॉर्डेड बाय, इन चारों थर्मोमीटर्स में से सबसे कम टेम्परेचर कौन सा थर्मोमीटर मेजर कर सकता है? तो मैं आपको बता दूं अल्कोहल थर्मोमीटर बहुत सेंसिटिव होता है और लोएस्ट टेम्परेचर ये रिकॉर्ड कर सकता है। The pressure exerted by 760 mm column of mercury at 0 डिग्री सेल्सियस, ये डेफिनेशन है, ये प्रेशर की यूनिट की डेफिनेशन है। मैं क्लास में कई बार समझा चुकी हूँ, प्रीवियस ईयर में कई बार समझा चुकी हूँ। इट इज द डेफिनेशन ऑफ 1 बार कि 760 mm मरकरी जितना 0 डिग्री सेल्सियस पे प्रेशर लगाएगा उसको हम 1 बार बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The temperature of water at the bottom of a waterfall is higher than at the top because, waterfall हो रहा है तो यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा होता है, यहाँ टेम्परेचर कम होता है। क्यों? क्योंकि जब पानी गिरता है तो पानी की जो काइनेटिक एनर्जी है, क्योंकि वो गिर रहा है ना, वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? हीट में कन्वर्ट हो जाती है, इसीलिए यहाँ का टेम्परेचर ज्यादा मिलेगा और यहाँ का टेम्परेचर कम। तो द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फॉलिंग वाटर इज कन्वर्टेड इनटू हीट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द रिलेशन बिटवीन स्पीड ऑफ साउंड, साउंड की स्पीड और टेम्परेचर में क्या रिलेशन है? दोनों बिल्कुल उल्टे होते हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल या इनवर्सली प्रोपोर्शनल आप कह सकते हो। तो V इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। इफ द मास ऑफ द पेंडुलम इज डबल्ड, अगर पेंडुलम का मास, द्रव्यमान डबल कर दूं, ये होता है ना पेंडुलम जो ऐसे हिलता रहता है, अगर मैं इसका मास डबल कर दूं तो टाइम पे क्या फर्क पड़ेगा? देखो टाइम अगर डिपेंड करता है, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई रूट एल अपॉन जी, लेंथ और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आप देख रहे हो इसमें कहीं पर भी मास नहीं आ रहा, तो मास को डबल, ट्रिपल, आधा कुछ भी कर दो, इट विल रिमेन सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स अपॉन, जो साउंड की लाउडनेस है वो किस चीज पर डिपेंड करती है? तो दैट डिपेंड्स ऑन द एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड वेव्स, ये कितना ऊपर जा रहा है, इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। जितना हाई होगा उतनी ही ज्यादा लाउडनेस यानी प्रबलता होगी। स्टेशनरी वेव्स आर सो कॉल्ड बिकॉज इन देम, स्थिर तरंगों को स्थिर क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो स्थिर हैं, वो सिंपल हार्मोनिक मोशन, उसके पार्टिकल्स मूव नहीं कर रहे। इट इज बिकॉज द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम डू नॉट एग्जीक्यूट SHM। चलिए, if V1, V2, V3 are velocities of sound in steel, water and vacuum, साउंड की वेलोसिटी दे रखी है स्टील में, वाटर में, वैक्यूम में। आपको पता हो साउंड तो वैक्यूम से ट्रेवल ही नहीं करती, दैट मीन्स V3 तो 0 है। तो बताओ इन तीनों में से कौन सा रिलेशनशिप बिल्कुल ठीक होगा? तो सबसे पहली बात V3 0 है, तो मुझे सबसे पहले दिखा यही वाला कि अगर मैं तीनों की मल्टीप्लाई कर दूं क्या आएगा? 0। तो इट इज द करेक्ट रिलेशनशिप। Which one of the following does TV remote control unit use to operate a TV set? इनमें से कौन सी वेव्स
जो है वो जो आपका रिमोट कंट्रोल है वो यूज करता है ताकि टीवी को कंट्रोल हम कर सकें। तो मैं आपको बता दूं ये रेज होती हैं इंफ्रारेड, जो कि लाइट वेव्स का ही पार्ट है। तो लाइट वेव्स होती हैं जो आपकी टीवी या रिमोट कंट्रोल यूज करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट एक्सरेज? एक्सरेज के बारे में कौन सी चीज ट्रू नहीं है, सही नहीं है? तो देखिए, हैव लो पेनिट्रेटिंग पावर, ये बिल्कुल गलत है। एक्सरेज की काफी अच्छी पेनिट्रेटिंग पावर होती है। ट्रैवल विद द स्पीड ऑफ लाइट, ये बिल्कुल ठीक है, वो लाइट की स्पीड से ही ट्रैवल करती है। रिफ्लेक्ट रिफ्रैक्ट दोनों हो सकती हैं, यानी परिवर्तन अपवर्तन दोनों हो सकता है। कैन अफेक्ट फोटोग्राफिक प्लेट्स, और फोटोग्राफिक प्लेट्स को भी अफेक्ट करती है। तो ये तीनों बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द वॉल्स ऑफ द हॉल्स बिल्ड फॉर म्यूजिक कॉन्सर्ट शुड, जो म्यूजिक कॉन्सर्ट के लिए दीवारें बनाई जाती हैं वो किस तरीके की बनाई जाती हैं? वो इस तरीके की बनाई जाती हैं कि वो साउंड को एब्जॉर्ब कर ले ताकि एको प्रोड्यूस ना हो। तो दे शुड एब्जॉर्ब साउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन अवन? इनमें से अवन में कौन कौन सी वेव्स हम यूज कर सकते हैं? तो आपको मैं बता दूं, अवन में जो हम यूज करते हैं वी यूज माइक्रोवेव्स। आप कैसे लर्न कर सकते हो? अवन और माइक्रोवेव दो ही मशीन्स आती हैं जिसमें हम खाने को गर्म करते हैं। तो माइक्रोवेव्स आर द वेव्स विच आर यूज्ड इन अवन। डॉपलर इफेक्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ, जो डॉपलर का प्रभाव है वो किस चीज पे डिपेंड ही नहीं करता? तो मैं आपको बता दूं, डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता। डॉपलर इफेक्ट साउंड से रिलेटेड इफेक्ट है कि अगर हम साउंड के जितना पास जाते जाएंगे, साउंड की वेलोसिटी के, हमारी वेलोसिटी चेंज हो रही है, साउंड का यानी सोर्स की वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो जब मोशन होता है तो जितना ज्यादा मोशन होगा सेम डायरेक्शन में उतनी ही ज्यादा अच्छी साउंड हमें सुनाई देगी। ये मैंने क्लासेस में आपको समझा रखा है, तो अगर आपको याद होगा तो आपको मैं बता दूं, डॉपलर इफेक्ट डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता, वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। द वेव्स यूज्ड इन सोनोग्राफी आर, सोनोग्राफी में जो वेव्स होती हैं वो कौन सी यूज होती हैं? वो होती हैं अल्ट्रासोनिक वेव्स। याद करके रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सोनार हो गया, जो सोनार की टेक्निक है, या बैट्स हो गई, या फिर ये सोनोग्राफी हो गई, इन सब के अंदर जो आपकी यूज होती है ये अल्ट्रासोनिक वेव्स यूज होती हैं। चलिए, विच ऑफ दीज वेव्स कैन बी पोलराइज्ड? पोलराइज का मतलब क्या होता है? पोलराइज का मतलब होता है, देखो, साउंड या कोई भी वेव ले लो, जैसे लाइट वेव, हर डायरेक्शन में वाइब्रेशन होती है। तो पोलराइजेशन का मतलब होता है अगर आप सारी छोड़ के कोई भी एक डायरेक्शन में इसको कन्वर्ट कर दो, यानी सिर्फ एक डायरेक्शन में वाइब्रेशन, उसको पोलराइजेशन बोलते हैं। तो ये हम करते हैं लाइट का। तो लाइट वेव्स को पोलराइज किया जा सकता है। देयर आर हाउ मेनी वोकल कॉर्ड्स इन ह्यूमन वॉइस बॉक्स? ह्यूमन वॉइस बॉक्स में कितने वोकल कॉर्ड्स होते हैं? तो मैं आपको बता दूं, हमारे गले में इधर 2 वोकल कॉर्ड्स होते हैं, ध्यान से लर्न कर लीजिएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है? देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो होती है जिनको मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती, वो कहीं से भी ट्रैवल कर सकती हैं। तो सबसे पहला पढ़ते हैं, दे डू नॉट शो इंटरफेरेंस एंड डिफ्रेक्शन। ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है। वेव्स, ये जो 2 चीजें हैं ना, ये वेव नेचर को ही शो करती हैं और वो शो करती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो यही इनकरेक्ट है, तो इट विल बी द करेक्ट आंसर। विच फिनोमिना शोज द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट? अभी जस्ट मैंने आपको बताया, ये डिफ्रेक्शन हो गया, इंटरफेरेंस हो गया, पोलराइजेशन हो गया, ये वेव नेचर को प्रमोट करते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो पार्टिकल नेचर को प्रमोट करता है। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। द फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर इज, देखो प्लेन मिरर होता है स्ट्रेट, ठीक है, तो इसकी फोकल लेंथ होती है इंफिनिटी, क्योंकि जो आपके स्फेरिकल मिरर्स होते हैं उनकी फोकल लेंथ निकाल सकते हो। ये पोल हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, यानी रेडियस हो गई, बिल्कुल बीच वाला पार्ट ये है आपकी फोकल लेंथ। लेकिन प्लेन मिरर्स तो सीधे होते हैं ना, तो रेडियस होगी नहीं, तो आपकी कितनी होती है? प्लेन मिरर की फोकल लेंथ कितनी होगी आप खुद बताइए। इसमें 2 ऑप्शन पे सबसे ज्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं, 0 या फिर इंफिनिटी। तो मैं आपको बता दूं, जो प्लेन मिरर्स हैं, क्योंकि यहाँ रेडियस है ही नहीं, रेडियस 0 है, तो इट विल बी इंफिनिटी। इफ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ प्लेन मिरर, प्लेन मिरर पे एक रे आई एंड इट मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द मिरर, इस रे ने मिरर के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाया,
तो आपने नॉर्मल ड्रॉ करा। अब आपको ये पता है कि लाइट जितने एंगल पे आती है उतने एंगल पे ही वापस जाती है, राइट। अब आप एक बार बताओ, नॉर्मल का मतलब है 90 डिग्री का एंगल, ये 90 है पूरा, ये 30 है, तो ये कितना हो गया 60। तो जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, तो ये भी कितना हो जाएगा 60 डिग्री। और आपसे रिफ्लेक्शन का एंगल ही पूछ रखा है, तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी। इफ ऑब्जेक्ट अपीयर्स enlarged एंड इन्वर्टेड इन रियर व्यू मिरर, देखो इन्वर्टेड हमेशा कॉनकेव मिरर में ही बनता है। आपको अगर क्लासेस याद हो, मैंने बहुत शॉर्ट ट्रिक बता रखी है, कॉन्वेक्स है तो सीधी ही बनेगी, उल्टी अगर है तो कॉनकेव ही बनेगी। और हाँ, अगर सीधी है इमेज तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों ऑप्शन हो सकता है, लेकिन फर्क इतना है कि कॉन्वेक्स हमेशा सीधी इमेज छोटी बनाता है और कॉनकेव सीधी इमेज बड़ी बनाता है, अदरवाइज उल्टी इमेज तो सिर्फ कॉनकेव ही बनाता है। तो उन्होंने यही बोला इन्वर्टेड है तो कौन सा मिरर होगा, कॉनकेव। रियर व्यू मिरर को देख के कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि रियर व्यू मिरर में कॉन्वेक्स मिरर यूज होता है, बट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन द करेक्ट आंसर विल बी कॉनकेव मिरर। स्टार्स ट्विंकल बट प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल बिकॉज, स्टार्स ट्विंकल करते हैं पर प्लैनेट्स जो है वो नहीं चमचमाते हुए दिखते, क्यों। देखो इसका बहुत इजी सा आंसर है, स्टार्स जो हैं वो बहुत ज्यादा आप कह सकते हो पॉइंट सोर्स है, स्टार्स बहुत दूर है तो लाइट मतलब बिल्कुल पॉइंट का काम करेंगे, लाइट आएगी कभी ज्यादा कभी कम लेकिन प्लैनेट्स बहुत पास हैं स्टार्स के कंपैरिजन में। तो लाइट जब आती है ना एक बड़े ऑब्जेक्ट से तो पूरा क्लस्टर आता है, कभी कुछ किन्हीं पार्टिकल से लाइट ज्यादा शो हो रही है, कभी किन्हीं पार्टिकल से लाइट कम शो हो रही है, ये मैं क्लासेस में आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो वो कह रहे हैं प्लैनेट्स क्यों नहीं टमटमाते, क्योंकि वो बहुत पास हैं और इसलिए हमें ज्यादा लाइट मिलती है, और इतनी जब बहुत सारी लाइट मिलती है तो हमें चेंजेस देखने को नहीं मिलते। तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स इन क्लियर स्काई ड्यूरिंग नाइट टाइम कैन बी एक्सप्लेन्ड विद, जो ये तारे चमचमाते हैं इसका मेन कारण ही क्या है, तो मैं आपको बता दूं इनका मेन कारण है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन टू बी वेरी पर्टिकुलर। एटमॉस्फेयर की वजह से क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है, इसी वजह से तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। अ लेंस हैज अ पावर +2 डायोप्टर, टाइप ऑफ लेंस, देखो प्लस देखते ही मैंने बता दिया कॉन्वेक्स है। फोकल लेंथ निकालनी है, फोकल लेंथ का फॉर्मूला होता है 1/पावर इन डायोप्टर, ये मीटर में आएगी, मैं आपको ये भी बता दूं। तो ये 1/2 मीटर आ गई, इसको सेंटीमीटर में चेंज करते हैं तो आपका आ गया 50 सेंटीमीटर। तो कॉन्वेक्स लेंस है और 50 सेंटीमीटर कह सकते हो या फिर 0.5 मीटर कह सकते हो। तो कॉन्वेक्स और 0.5 मीटर विल बी द करेक्ट आंसर। द स्पेक्ट्रम ऑफ कलर इन कॉम्पैक्ट डिस्क, अगर आपने देखा हो सीडी जो आती थी पहले, अगर आप उसको हल्का सा टिल्ट करके देखोगे तो उसमें आपको बहुत सारे कलर्स दिखाई देंगे, प्रॉपर 7 कलर्स दिखाई देंगे। तो वो किस वजह से दिखाई देते थे, वो दिखाई देते थे डिफ्रैक्शन की वजह से। डिफ्रैक्शन का मतलब है जब लाइट आ रही है एक छोटे से छेद में से जैसे ही पास हो गई तो वो 7 कलर्स में टूट जाती है, उसके कॉर्नर्स पे से बेंड हो जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग कलर ऑफ लाइट डेविएट्स लीस्ट थ्रू द प्रिज्म, जब प्रिज्म से व्हाइट लाइट पास होती है तो इनमें से वो कौन सा कलर है जो सबसे कम मुड़ता है, तो वो है रेड कलर। और इसी वजह से जो डेंजर सिग्नल्स वगैरह होते हैं आपने देखा हो वो भी रेड कलर के बनते हैं, क्योंकि वो स्कैटरिंग नहीं होती, रेड कलर की स्कैटरिंग बहुत कम होती है। मायोपिया ड्यू टू, देखो मायोपिया क्या है, मायोपिया वो डिफेक्ट है विजन का जिसमें आप क्या करते हो, जिसमें आपको दूर का दिखाई नहीं देता, पास का दिखाई देता है। तो मायोपिया के उसमें होता क्या है, जो आई बॉल है वो बड़ी हो जाती है और इमेज जो बनती है ऑब्जेक्ट की वो रेटिना से पहले ही बन जाती है, तो इलोंगेशन ऑफ आई बॉल। एस्टिग्मेटिज्म फॉर अ ह्यूमन आई कैन बी रिमूव्ड बाय यूजिंग, एस्टिग्मेटिज्म के लिए हम क्या करते हैं, हम सिलिंड्रिकल लेंस यूज करते हैं ताकि उसको हम क्योर कर सके। रेड फ्लावर केप्ट इन ग्रीन लाइट विल अपीयर, अगर रेड फ्लावर को ग्रीन लाइट में रख दोगे तो वो कैसा दिखाई देगा, वो दिखाई देगा ब्लैक कलर का। ध्यान से इसको लर्न कर लेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द ब्लू कलर ऑफ द स्काई, यानी जो स्काई ब्लू कलर का दिखाई देता है, या रेडनिंग ऑफ द सन एट सनराइज एंड सनसेट, या फिर जो सूरज है वो लाल रंग का दिखाई देता है प्रॉपर सनराइज और सनसेट के टाइम पे, वो किस रीजन की वजह से दिखाई देता है, तो मैं आपको बता दूं इट इज ऑल बिकॉज ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट, कि उस टाइम पे पर्टिकुलरली कौन कौन से कलर्स स्कैटर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
पर्सन है ये। पर्सन सफरिंग फ्रॉम मायोपिया आर एडवाइज टू यूज, जिन लोगों को मायोपिया हो जाता है उनको कौन सा लेंस हम रिकमेंड करते हैं, उनको किया जाता है कॉनकेव लेंस। द ऑप्टिकल फिनोमिना दैट इज प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑब्जर्वेशन ऑफ रेनबो ऑन अ रेनी डे, कौन सा फिनोमिना है जिसकी वजह से हम रेनबो देख पाते हैं? तो मैं आपको बता दूं, इट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब आपके पास चार ऑप्शन है, आपको दिख रहा होगा ऑप्शन डी दे रखा है, लेकिन अगर आपके पास इन चारों के अलावा देखो, एक होता है TIR और एक होता है डिस्पर्जन। डिस्पर्जन का मतलब है 7 कलर्स में टूटना। तो ये दो फिनोमिना है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आपको नहीं दिख रहा तो डेफिनेटली आपका क्या बनेगा? डिस्पर्जन बनेगा। Which of the following is not caused by atmospheric refraction of light? इनमें से कौन सी चीज है जो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से नहीं होती? सन अपीयरिंग हायर इन द स्काई देन इट एक्चुअली इज, सन हमें जहां है वहीं दिखाई देता है, स्टार्स हमें ऊंचे दिखाई देते हैं वैसे। सन बिकमिंग विजिबल 2 और 3 मिनट्स, ये बिल्कुल इसकी वजह से होता है। सन अपीयरिंग रेड एट सनसेट, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स एट नाइट। देखो ये सभी कुछ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से होता है, लेकिन सन हमें हायर दिखाई नहीं देता, जहां सन होता है वो हमें वहीं दिखाई देता है। कलर्स ऑफ थिन फिल्म्स आर ड्यू टू, जो पतली फिल्में होती हैं उनके जो कलर दिखाई देते हैं, फिल्म समझ गए, जो फोटोग्राफिक प्लेट्स होती हैं वो फिल्म, उनका जो कलर दिखाई देते हैं उनमें वो दिखाई देते हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स डू नॉट एग्जिबिट, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का क्या नहीं हो सकता? रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, डिफ्रैक्शन या पोलराइजेशन। ये पहले आ चुका है कि आप किनको पोलराइज कर सकते हो, उसमें लाइट वेव भी आंसर था, लाइट वेव भी ऑप्शन में था, लॉन्गिट्यूडनल भी था, तो आपका आंसर था लाइट। इसका मतलब आप लॉन्गिट्यूडनल को पोलराइज नहीं कर सकते, तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। लेजर लाइट्स कंसिडर्ड टू बी कोहेरेंट, कोहेरेंट का मतलब है जिनका फ्रीक्वेंसी बिल्कुल सेम हो, जिनकी वेवलेंथ बिल्कुल सेम हो, तो लेजर लाइट को कोहेरेंट क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनके अंदर सभी वेव्स की जो वेवलेंथ है वो बिल्कुल सेम होती है। Why does a tower appear larger and larger to a person approaching it? आपने देखा होगा अगर आप बहुत दूर हो तो सामने से कोई भी सिंबल हो, बिल्डिंग हो, छोटी दिखाई देती है, जैसे जैसे पास जाते जाओगे वो बड़ी दिखाई देगी। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है जैसे जैसे आप पास जा रहे हो तो आपकी आईज जो एंगल बना रही है वो भी चेंज हो रहा है, और साथ ही साथ जो आपकी रेटिना है उस पे उसका इमेज बड़ा होता जा रहा है, साइज उसका बड़ा हो जाता है, इसलिए आपको उसका साइज चेंज दिखाई देता है। तो आपके करेक्ट ऑप्शंस हो जाएंगे द एंगल सबटेंडेड बाय द टावर एट द आई इंक्रीजेस, ये बिल्कुल ठीक है। फोकल लेंथ ऑफ आई इंक्रीजेस, जी नहीं, डिक्रीज होती है। द साइज ऑफ द इमेज ऑफ द रेटिना इंक्रीजेस, तो ऑप्शन 1 एंड 3 आर द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द मरकरी एंड सोडियम स्ट्रीट लैंप्स लाइट अप बिकॉज, जो मरकरी और सोडियम के स्ट्रीट लैंप होते हैं वो किस वजह से, किस रीजन की वजह से वो एकदम से ग्लो करने लगते हैं? तो मैं आपको बता दूं, वो करते हैं इलेक्ट्रॉनिक एमिशन की वजह से, उनसे इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं और वो चमकने लगते हैं। ऑप्टिकल फाइबर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, कई बार रिपीट हो चुका है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ऑप्टिकल फाइबर की स्पीड भी इसीलिए ज्यादा होती है क्योंकि वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे काम करता है। विच वन अमंग द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट एनर्जी, इनमें से किसकी सबसे ज्यादा एनर्जी होती है? तो मैं आपको बता दूं, इनमें से सबसे ज्यादा एनर्जी जो होती है वो होती है ब्लू लाइट की। इसको अच्छे से लर्न कर लेंगे। Why is रेड लाइट एम्प्लॉयड फॉर डेंजर सिग्नल्स? अभी जो समझाया, रेड लाइट स्कैटरिंग नहीं होती, वो फैलती नहीं है, इसीलिए हम रेड लाइट का यूज करते हैं। रेड लाइट इज स्कैटर्ड द लीस्ट। द कलर इज फॉर्म्ड व्हेन रेड एंड ग्रीन आर मिक्स्ड, वो कौन सा कलर है? वो जो तब बनेगा जब रेड और ग्रीन कलर मिक्स होते हैं। तो मैं आपको बता दूं, आप एक डायग्राम लर्न कर सकते हैं। ये आर, बी और जी 3 कलर्स हैं, रेड, ब्लू और ग्रीन, येलो, सियान, व्हाइट एंड मेजेंटा। अब आपसे पूछा है रेड और ग्रीन कलर अगर मिक्स होंगे तो कौन सा कलर बनेगा? तो येलो विल बी द कलर दैट इज फॉर्म्ड व्हेन रेड एंड ग्रीन आर मिक्स। जब रेड और ब्लू मिक्स करेंगे तो मजेंटा, ब्लू और ग्रीन मिक्स करेंगे तो क्यान, और जब तीनों मिक्स करेंगे तो व्हाइट कलर बनता है। द केमिकल पार्ट ऑफ द डाई दैट एब्जॉर्ब्स लाइट एंड प्रोड्यूसेस कलर, हमारी आंख का कौन सा पार्ट है, डाई का कौन सा पार्ट होता है जो लाइट को एब्जॉर्ब करता है, कलर दिखाता है? पिगमेंट, उसको बोलते हैं पिगमेंट। इन समर द मिराजेस आर सीन ड्यू टू द फिनोमिना ऑफ, गर्मियों में
आपने नॉर्मल सुना होगा कि डेजर्ट में क्या होता है कि लोगों को पानी दिखाई देता है, तो वो किस रीजन की वजह से होता है? तो दैट हैपेंस ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वॉज इन्वेंटेड बाय, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का जो आविष्कार है वो किसने किया था? वो किया था नॉल एंड रस्का। दो लोग थे, अच्छे से लर्न कर लेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन विच पार्ट ऑफ द पिगमेंट दैट डिसाइड्स द कलर ऑफ द आईज ऑफ अ पर्सन, हमारी आंखों का जो कलर होगा वो कौन डिसाइड करेगा? वो डिसाइड करता है कोरोइड। कोरोइड डिसाइड करेगा हमारी आंखें कौन से कलर की होंगी। What is viewed through an इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से हम क्या देखते हैं? मैं आपको बता दूं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से बैक्टीरिया, वायरस जिनका स्ट्रक्चर देखना पॉसिबल नहीं है, सबसे स्मॉलेस्ट चीजें उनका स्ट्रक्चर देखा जाता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप देख के कंफ्यूज मत हो जाना कि इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ाई होती है। विच कलर इज फॉर्म्ड व्हेन ब्लू एंड ग्रीन आर मिक्स, तो अभी आपने वो डायग्राम किया था, उसमें अगर ब्लू और ग्रीन को मिक्स करोगे तो कौन सा कलर बनेगा? क्या? Who discovered color photography? कलर फोटोग्राफी की खोज किसने की? जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने खोज की थी कलर फोटोग्राफी की। What type of lenses are used in movie projectors? मूवी प्रोजेक्टर्स में कौन से लेंसेज आप यूज करते हो? हम यूज करते हैं कॉन्वेक्स लेंसेज, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंसेज क्या करते हैं, वेराइटी होती है, अलग अलग डिस्टेंस पे अलग अलग तरीके की इमेज बनती है। द प्रिंसिपल ऑफ लाइट बेस्ड ऑन विच शेडो इज फॉर्म्ड, वो कौन सा प्रिंसिपल है जिसकी वजह से शेडो बनती है? तो दैट इज रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन। दैट मींस लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही ट्रैवल करेगी। लेजर बीम इज ऑलवेज, जो लेजर बीम होती है वो हमेशा कैसी होती है? वो हमेशा एक पैरेलल बीम की तरह चलेगी। आपने देखी भी होगी कि कहीं से आप शॉप से लेजर लेके आओगे, बिल्कुल स्ट्रेट चलती है पैरेलल बीम की तरह। रडार इज यूज टू, रडार जो है वो आप कैसे यूज करते हो, किस लिए यूज करते हो? रडार हम यूज करते हैं ताकि दूर की चीजों को डिटेक्ट करें, पहचाने और उनको लोकेट कर सकें। ये यहाँ पर रडार नहीं है, आई गेस ये नेक्स्ट क्वेश्चन है या ये रिपीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द कलर्स ऑफ स्टार्स डिपेंड ऑन, स्टार्स का कलर किस चीज पे डिपेंड करता है? मैं आपको बता दूं, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। स्टार्स कौन से कलर के दिखाई देंगे? वो टेम्परेचर, उनके टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। लाइट फ्रॉम द सन रीचेस अपॉन इन नियरली, सूरज से रोशनी अर्थ पे कितने टाइम में आ जाती है? लगभग 8 मिनट 20 सेकंड में जो है रोशनी सूरज से अर्थ पे आ जाती है। सॉरी गाइस। एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप गिव्स हायर मैग्निफिकेशन देन एन ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप बिकॉज, एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इमेज को या ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनती है वो काफी बड़ा दिखा देता है, काफी मैग्नीफाई कर देता है एज कंपेयर टू ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप। क्यों? वो इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का जो साइज होता है ना वो बहुत छोटा होता है विजिबल लाइट से, तो इस वजह से साइज जो दिखाई देता है वो काफी बड़ा करके वो दिखा सकता है। तो इट इज ऑल बिकॉज द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज स्मॉलर एज कंपेयर टू वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट। अ प्लेन ग्लास स्लैब इज केप्ट ओवर कलर्ड लेटर्स, कुछ कलरफुल चीजें लिखी हुई हैं, उनके ऊपर आपने कांच का स्लैब लिख दिया, तो कौन सा लेटर है या कौन सा कलर है जो सबसे कम उभरा हुआ दिखाई देगा? तो मैं आपको बता दूं, वॉयलेट कलर सबसे कम उभरा हुआ दिखाई देगा, अदरवाइज कोई भी कलर होगा बहुत उभरे हुए दिखाई देते हैं, वॉयलेट कलर सबसे कम उठा हुआ दिखाई देगा। Dr. C.V. Raman was awarded Nobel Prize for his work connected with which of the following phenomena of radiation? वो ये बोल रहे हैं लाइट के कौन से फिनोमिना की वजह से डॉक्टर सीवी रमन को नोबेल प्राइज दिया गया? तो सीवी रमन ने स्कैटरिंग की, लाइट कैसे स्कैटर होती है, कैसे फैलती है, इस वजह से ही उनको नोबेल प्राइज दिया गया। A light rays incident normally on a plane mirror, प्लेन मिरर पे लाइट बिल्कुल नॉर्मली आई तो क्या एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा? देखो नॉर्मल भी यही है, अब इंसिडेंट रे भी यही है, तो एक के ऊपर एक लाइन आ रही है तो एंगल तो कुछ बन ही नहीं रहा, तो 0 डिग्री विल बी द आंसर। इंसुलेटर्स हैव रेजिस्टिविटी ऑफ द ऑर्डर ऑफ, इंसुलेटर्स की जो रेजिस्टिविटी है वो किस ऑर्डर की होती है? तो मैं आपको बता दूं, इंसुलेटर्स में बहुत ज्यादा प्रतिरोधकता होती है, तो 10 की पावर 12 टू 10 की पावर 17 ओम मीटर। Most liquids that conduct electricity are solutions of acids, bases and dash. ज्यादातर लिक्विड जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे वो किसके सॉल्यूशन होंगे? एसिड्स के होते हैं,
बेसिस के होते हैं यानी अम्ल, क्षार इनके होते हैं, और सॉल्ट यानी लवण के होते हैं। When an ebonite rod is rubbed with fur, अगर आप एक इबोनाइट की छड़ को फर से रगड़ोगे तो फर के ऊपर हमेशा कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। How many electrons will have charge of 1 coulomb? एक कुलाम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? तो मैं आपको बता चुकी हूँ, लर्न भी करा चुकी हूँ क्लासेस में, 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक कुलाम चार्ज में। तो 6.2 इंटू 10 की पावर 18, ये सही कर लेना, 8 नहीं है 18 है, यही करेक्ट आंसर है। जीएस ओम इज द डिस्कवरर ऑफ द फॉलोइंग। ओम ने किस चीज की खोज की? ओम ने ओम्स लॉ दिया था, रेजिस्टेंस जिसमें रोल में आया था, तो ही इज द डिस्कवरर ऑफ लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। द वर्क डन इन मूविंग अ पॉजिटिव चार्ज ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल का मतलब ये एक सरफेस है, पूरे पे सेम वोल्टेज है, तो चार्ज को यहां से यहां लाने में आपको कोई वर्क करना नहीं पड़ेगा क्योंकि पोटेंशियल ही सेम है, तो द वर्क डन विल बी 0। Which of the following cells convert electrical energy into chemical energy? इनमें से कौन सा सेल है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है? ऐसे सेल्स को बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स। What happens when the filament inside the bulb is broken? अगर बल्ब के अंदर का फिलामेंट जल जाए या फूट जाए तो क्या होगा? अगर आप जलाओगे तो क्या होगा? बल्ब जलेगा, लेकिन बहुत बहुत कम इंटेंसिटी के साथ। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द यूनिट ऑफ। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किस चीज की यूनिट होती है? मैं आपको बता दूं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो यूनिट होती है वो होती है एनर्जी की यानी ऊर्जा की। ओम्स लॉ इज वैलिड इन केस ऑफ। ओम्स लॉ किस में वैलिड होता है? वो होता है कंडक्टर्स में, मेनली कंडक्टर्स के लिए बिल्कुल वैलिड होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट्स कैन डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ करंट इन अ सर्किट। एक सर्किट में करंट, बस ये देखना है कि करंट है या नहीं, तो आप कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करोगे? गैल्वेनोमीटर। लेकिन अगर आपको देखना हो कितना करंट है तो आप क्या यूज करोगे? आमीटर यूज करते हैं हम। इफ द लेंथ इज डबल्ड, लेंथ अगर मैं डबल कर दूं, एरिया भी डबल कर दूं, तो बताओ रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा? देखो, अगर आप लेंथ भी डबल कर रहे हो, रेजिस्टेंस भी डबल कर रहे हो, तो इसका सबसे बेस्ट तरीका है आप क्या करो, आप न्यूमेरिकल से सॉल्व कर दो। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो एल अपॉन ए। नया रेजिस्टेंस में क्या होगा? अब आपने लेंथ भी डबल कर दिया और एरिया भी डबल कर दिया, तो 2 से 2 कैंसिल, सेम इट विल रिमेन अनचेंज्ड, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अ गैल्वेनोमीटर इज कन्वर्टेड इनटू एन आमीटर व्हेन वी कनेक्ट अ। एक गैल्वेनोमीटर को आमीटर में कैसे कन्वर्ट करोगे? आमीटर करंट मेजर करता है तो रेजिस्टेंस कम चाहिए, तो जब आप लो रेजिस्टेंस को कनेक्ट करोगे पैरेलल में, तो गैल्वेनोमीटर खुद से किस में कनेक्ट हो जाएगा? आमीटर में। A galvanometer can be converted into voltmeter by connecting it with a। आप अगर इसको वोल्टमीटर में कनेक्ट करना है तो आप कैसे करोगे? जस्ट उल्टा, हाई रेजिस्टेंस कनेक्ट करोगे सीरीज में। When number of resistors are connected in series, the value of current। जब बहुत सारे रेजिस्टेंसेस सीरीज में जुड़ जाते हैं तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? अपने आप घट जाएगी, क्योंकि रेजिस्टेंस बढ़ जाता है तो इट विल डिक्रीज। द रेजिस्टिविटी ऑफ ए वायर डिपेंड्स ऑन इट। रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करेगी? मैंने अभी आपको बताया, मटेरियल और टेम्परेचर, दैट्स इट, तो इट विल डिपेंड ऑन द मटेरियल। द रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल वोल्ट मीटर। अगर एक आइडियल वोल्ट मीटर है तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा? वोल्ट मीटर है, करंट नहीं चाहिए, तो इट विल बी इनफाइनाइट। लेकिन आइडियल आमीटर है, उसको तो करंट ही मेजर करना है, तो रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए? 0। Which finger shows the direction of current in Fleming's left hand rule? करंट हमेशा सेंटर फिंगर शो करेगी, और मैंने लर्न भी ऐसे करा रखा है, सेंटर फिंगर सी से शुरू हो रहा है, करंट भी सी से शुरू हो रहा है, तो मिडिल फिंगर इज द आंसर। द डैश इज कनेक्टेड इन पैरेलल इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। क्या चीज पैरेलल में कनेक्ट करते हैं हम? वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में कनेक्ट करते हैं और आमीटर हमेशा सीरीज में कनेक्ट करते हैं। इन्होंने बोला कीपिंग वोल्टेज कांस्टेंट, अगर मैं वोल्टेज को बिल्कुल कांस्टेंट रखूं, इफ मोर लैंप्स आर पुट इनटू अ सीरीज, मैंने लैंप्स बहुत सारे लगा दिए, तो करंट बताओ। लैंप का मतलब क्या है? ये रिपीट क्वेश्चन है। लैंप का मतलब है आपने रेजिस्टेंसेस लगा दिए सीरीज में, तो करंट ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? घट जाएगा, इट विल डिक्रीज। द कंडक्टिविटी ऑफ सुपर कंडक्टर इज।
सुपर कंडक्टर है यानी बहुत अच्छा कंडक्टर अति चालक जिसको बोलते हैं, उसकी कंडक्टिविटी कैसी होगी? इनफाइनाइट। वो तो बहुत अच्छे से करंट को पास होने देगा। If a wire of resistivity rho is stretched to double its length, then its new resistivity will। देखो ये वही क्वेश्चन है, रेजिस्टिविटी लेंथ एरिया पे डिपेंड नहीं करती, तो ऐसे क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए देते हैं, लेंथ बढ़ा दी घटा दी, रेजिस्टिविटी क्या होगी? इट विल नॉट चेंज बिकॉज इट डज नॉट डिपेंड ऑन लेंथ, इट ओनली डिपेंड्स ऑन नेचर एंड टेम्परेचर। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ चार्ज कंडक्टर इज। कोई चार्ज कंडक्टर है, ये अंदर से भी होलो है, सॉरी ये सॉलिड है, तो यहाँ पे अंदर इसका क्या रहेगा? इट विल रिमेन द सेम एज ऑन द सरफेस, जितना बाहर चार्ज है उतना ही अंदर होगा। When a metal is heated, अगर एक मेटल को गर्म करोगे तो उसकी रुकावट जो है करंट की वो बढ़ जाएगी, क्योंकि मेटल्स तो अपने आप से करंट पास करने देते हैं। क्यों गर्म करना है? गर्म करोगे तो वो करंट को रोकने लगेंगे। द कॉइल ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज मेड अप ऑफ। जो कॉइल है वो कौन से वायर की बनी होती है? इसमें 4 ऑप्शंस हैं और आपका करेक्ट आंसर हो गया नाइक्रोम। नाइक्रोम वायर की बनी होती है इलेक्ट्रिक हीटर की कॉइल। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट वाज डिस्कवर्ड बाय। करंट के अंदर चुंबकीय प्रभाव होता है, सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था? ये किया था ऑरेस्टेड ने। उन्होंने यही चीज दिखाई थी कि करंट भी मैग्नेट का काम कर सकता है। द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन द मिडल ऑफ ए सोलिनॉइड आर। सोलिनॉइड के बिल्कुल बीच में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो कैसी होती हैं? तो मैं आपको बता दूं, सोलिनॉइड के बीच में ये सोलिनॉइड है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बिल्कुल पैरेलल होती हैं, बिल्कुल पैरेलल, तो पैरेलल टू द एक्सिस। द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। ये जो मैग्नेटिक लाइंस हैं इनकी कुछ खासियत थी, जैसे नॉर्थ से शुरू होंगी साउथ पे आएंगी, मैग्नेट के बाहर, मैग्नेट के अंदर साउथ से आएंगी नॉर्थ पे खत्म हो जाएंगी। ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती, ये एक दूसरे को कट ही नहीं कर सकती, दे कैन नॉट इंटरसेक्ट एट ऑल। व्हेन मैग्नेट इज हीटेड, जब एक मैग्नेट को गर्म करते हैं तो क्या होता है? वो अपना सारा जो मैग्नेटिज्म है वो खो देती है, इट विल लूज इट्स मैग्नेटिज्म। Which of the following is most suitable for the core of an electromagnet? इलेक्ट्रोमैग्नेट का कोर बनाने के लिए सबसे बेस्ट जो होता है दैट इज सॉफ्ट आयरन कोर। सॉफ्ट आयरन कोर यूज करते हैं तो वो करंट ऑफ कर दोगे तो वो वापस लोहा बन जाएगा, करंट ऑन कर दोगे वो मैग्नेट बन जाएगा। अब मोटर कन्वर्ट्स, मोटर किसको किस में कन्वर्ट करती है? मोटर कन्वर्ट करती है आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में। आपको अगर पता हो मोटर का स्विच ऑन करते हैं दैट मीन्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी आप दे रहे हो, और पानी है या टॉय है वो चलने लगता है तो मैकेनिकल एनर्जी में वो कन्वर्ट हो जाता है। डायनामो, डायनामो को बोलते हैं छोटा जनरेटर, तो उसमें क्या होता है? उसमें मैकेनिकल एनर्जी, हम हत्ती घुमाते हैं, शाफ्ट घुमाते हैं, तो मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, जस्ट उल्टा है ये। बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। अगर कॉइल में टर्न्स बढ़ा रहे हो तो मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक पावर क्या होगी? इट विल ऑल्सो इंक्रीज। द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी मेन्स इन इंडिया इज। इंडिया में जो एसी करंट है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 50 हर्ट्ज। अच्छे से लर्न कर लेना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्यूज वायर इज कैरेक्टराइज्ड बाय। फ्यूज वायर की कुछ खासियत होती है, जैसे उसका रेजिस्टेंस हाई होता है ताकि वो हीट प्रोड्यूस करे, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट लो होता है कि हीट प्रोड्यूस करते ही वो पिघल जाए, तो हाई रेजिस्टेंस एंड लो मेल्टिंग पॉइंट। गुड कंडक्टर्स में हैव लूजली बाउंड। गुड कंडक्टर्स में लूजली बाउंड क्या होते हैं? प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, एटम्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। सबको पता है इलेक्ट्रॉन्स पे ही पूरी साइंस बेस्ड है, तो इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं। एमसीबी, विच कट्स ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई इन केस ऑफ शॉर्ट सर्किटिंग वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। ये बिल्कुल फ्यूज की तरह काम करता है। फ्यूज किस पे काम करता है? हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे। तो एमसीबी भी किस पे काम करती है? हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे। इंस्ट्रूमेंट यूज टू स्टोर द इलेक्ट्रिक चार्ज इज नोन एज। वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करता है? तो वो होता है आपका कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या करता है? चार्ज को स्टोर करके रखता है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मटीरियल सर्व्स एज इलेक्ट्रोड्स इन चार्जेबल बैटरीज। इनमें से कौन सा ऐसा मटीरियल है जो इलेक्ट्रोड का काम करता है, चाहे वो बैटरीज में जो बैटरीज हम टॉर्च में, शेवर में, इन सब में यूज करते हैं। तो मैं आपको बता दूं, इसमें से जो हम यूज करते हैं वो हम यूज करते हैं निकल और कैडमियम। व्हाट इज द मोस्ट कॉमनली यूज सब्सटेंस इन फ्लोरोसेंट ट्यूब्स। फ्लोरोसेंट ट्यूब जो चमकती है उनमें सबसे कॉमनली यूज सब्सटेंस क्या है? मरकरी वेपर और आर्गन।
इन्हीं की वजह से वो चमकती है। फ्यूज वायर इज मेड अप ऑफ, फ्यूज वायर किस चीज का बना होता है? जस्ट अभी मैंने बताया कैरेक्टरिस्टिक, हाई मेल्टिंग पॉइंट, सॉरी हाई रेजिस्टेंस एंड लो मेल्टिंग पॉइंट, और वो बना किस चीज का होता है? टिन एंड लेड, टिन और लेड का बना हुआ होता है और उसके ऊपर कॉपर की परत चढ़ी हुई होती है। अ ट्रांसफॉर्मर वर्क्स विद, ट्रांसफॉर्मर कौन से करंट के साथ काम करता है? इट ऑलवेज वर्क्स विद ऑल्टरनेटिंग करंट, यानी जो करंट हम यूज करते हैं। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, देखो दो रूल है, लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड रूल। लेफ्ट यानी उल्टा हाथ, उल्टे हाथ का हम बोलते हैं ना उल्टे हाथ का चाटा, तो लेफ्ट हैंड में फोर्स होती है, राइट हैंड में आप राइट हैंड से लिख के दुनिया बदल सकते हो, तो करंट जो है वो आपका राइट हैंड में। तो आप किसकी करंट निकाल, कौन से करंट की डायरेक्शन निकालते हो? इंड्यूस्ड करंट, यानी जो करंट बना है उसकी डायरेक्शन निकालते हो। द रेजिस्टेंस ऑफ ह्यूमन बॉडी इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ, हमारे यहाँ हमारी जो ह्यूमन बॉडी है, हमारी बॉडी के अंदर कितने ऑर्डर का रेजिस्टेंस होता है? 10 की पावर 3 ओम्स। देखो इन्होंने बोला एक वायर था जिसका रेजिस्टेंस R है, आपने उसको काट दिया n छोटे छोटे हिस्सों में, हर हिस्से को अब आपने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, दैट मीन्स ये वायर था, रेजिस्टेंस R था, अब आपने इसके छोटे छोटे हिस्से कर दिए n, तो हर इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? R/n हो जाएगा, राइट। आपने इन सबको पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, पैरेलल में क्या होता है? टोटल रेजिस्टेंस जो होगा वो सबके रेसिप्रोकल का सम, ये n टाइम्स तक, तो n इंटू 1/R/n, तो कितना हो जाएगा? n² R। तो आपका करेक्ट आंसर हो गया n² R। इसको करेक्ट कर लेना, ऑप्शन सी। अच्छा सॉरी, n² R है, फिर आप रेसिप्रोकल भी तो करोगे, तो ये हो जाएगा R/n², यानी ऑप्शन डी। ट्रांसफॉर्मर इज अ डिवाइस यूज्ड टू कन्वर्ट, ट्रांसफॉर्मर एक ऐसी डिवाइस है जिससे आप कौन सी चीज किस में कन्वर्ट करते हो, यानी अभी आपको मैंने बताया कि ट्रांसफॉर्मर से आप क्या करते हो? आप एसी यूज करते हो, तो लो वोल्टेज एसी करंट को हाई वोल्टेज एसी करंट में ट्रांसफॉर्मर चेंज करता है। न्यूक्लियन इज अ कॉमन नेम ऑफ, न्यूक्लियन न्यूक्लियस के अंदर, और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स यूज होते हैं, तो न्यूक्लियन नाम है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का, इसको ठीक कर लेना। द साइज ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ, एटॉमिक न्यूक्लियस का साइज कितने ऑर्डर का होता है? मैं आपको बता दूं 10 की पावर -15, न्यूक्लियस का 10 की पावर -15, पूरे एटम का 10 की पावर -10, ये अच्छे से लर्न, देखो आ ही गया। द साइज ऑफ एटम इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 की पावर -10 मीटर। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम ऑफ एटॉमिक नंबर Z एंड मास नंबर A, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स हमेशा किसके इक्वल होंगे? एटॉमिक नंबर के, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? जितना एटॉमिक नंबर है, यानी Z। द न्यूक्लियस, देखो 6C13 और 7N14, नीचे वाले सेम होते हैं तो आइसोटोप बोलते हैं, ऊपर वाले सेम होते हैं आइसोबार बोलते हैं, और अगर इनका डिफरेंस सेम हो तो हम इन्हें आइसोटोन्स बोलते हैं, न्यूट्रॉन सेम है मतलब। 13 - 6 और 14 - 7, तो ये 7 और 7 आ गए, यानी न्यूट्रॉन सेम है, और न्यूट्रॉन्स जिसमें सेम हो उनको बोलते हैं आइसोटोन्स। इन अ डिके, ये इसको ठीक कर लेना, ये आई गेस अल्फा डिके है। अल्फा डिके में होता क्या है तो मैं आपको बता दूं, अगर अल्फा डिके हो रहा है तो जो मास है वो 4 बढ़ जाता है और जो नंबर है वो 2 बढ़ जाता है। अल्फा डिके में क्या होगा? मास 4 बढ़ जाएगा, यानी मास में, अच्छा सॉरी इसमें गड़बड़ हुई है, अल्फा डिके में 4 मास बढ़ जाएगा, लेकिन जो Z है, जो आपका एटॉमिक नंबर है, वो 2 घट जाएगा। एक सेकेंड, अल्फा डिके, ये 3 डिके होते हैं, अल्फा, बीटा और गामा। हाँ सॉरी, अल्फा में दोनों चीजें डिक्रीज होती हैं, A डिक्रीज होगा बाय 4, यानी जो एटॉमिक मास है वो 4 कम हो जाएगा, और जो Z है वो घट जाएगा बाय 2। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन बी। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर बीटा डिके हो रहा है तो क्या होगा? तो बीटा डिके में क्या होगा? A पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर जो एटॉमिक नंबर है वो 1 बढ़ जाएगा। इन गामा डिके में क्या होता है? ये न्यूट्रल रेज होती हैं, इनमें किसी भी चीज पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ना तो A चेंज होता है ना ही Z। हु डेवलप द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, रिलेटिविटी की थ्योरी को किसने डेवलप किया? तो आइंस्टीन थे जिन्होंने
थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी थी। हु डिस्कवर्ड प्रोटॉन, प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने की? तो मैं आपको बता दूं, जो प्रोटॉन की डिस्कवरी है वो ई गोल्डस्टीन ने की थी, लेकिन क्योंकि ई गोल्डस्टीन हमारे पास नहीं है तो आप रदरफोर्ड पे लगा कर आओगे। रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी और न्यूक्लियस के अंदर ही प्रोटॉन्स होते हैं। द फ्यूल यूज्ड इन न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के अंदर कौन सा फ्यूल हम यूज करते हैं? हम यूज करते हैं यूरेनियम 235। हु अमंग द फॉलोइंग कैन कॉज फिजन? आई थिंक ये आपका ये क्वेश्चन में मिसप्रिंटिंग है, आई विल करेक्ट इट आउट। ये इसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, तो लेट्स स्किप दिस क्वेश्चन। एन एटॉमिक पाइल इज यूज्ड फॉर, एटॉमिक पाइल वो होता है जो न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है। वो बोल रहे हैं एटॉमिक पाइल हम किस लिए यूज करते हैं? न्यूक्लियर फिजन कराने के लिए और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। तो एटॉमिक पाइल यूज किया जाता है न्यूक्लियर फिजन के लिए। द मास एनर्जी रिलेशन इज द आउटकम ऑफ, जो मास एनर्जी रिलेशन है E इज इक्वल टू mc², ये कौन सी थ्योरी की वजह से आया? तो इट इज द आउटकम ऑफ जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर इज, मैटर की फोर्थ स्टेट किसको बोला जाता है? तो मैटर की फोर्थ स्टेट है आपकी प्लाज्मा। फिफ्थ स्टेट कौन सी है? बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। जो आपका मेथड है एज डिटर्मिनेशन का, जिसमें आप रेडियो एक्टिव यूरेनियम डेटिंग आप यूज करते हो, उसको हम किस चीज के लिए यूज नहीं कर सकते? किसकी एज नहीं निकाल सकते? रॉक्स, फॉसिल्स, प्लांट बॉडीज, अर्थ और मिनरल्स ऑन अर्थ, आप रॉक्स की एज नहीं निकाल सकते। द फिनोमिना ऑफ इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल, जब मेटल से इलेक्ट्रॉन्स छूटने लगे और निकलने लगे जैसे ही लाइट उन पे पड़ेगी, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द सब्सटेंस यूज्ड एज मॉडरेटर एंड कूलेंट बोथ इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स इज, जो मॉडरेटर और कूलेंट दोनों तरीके से यूज हो सकता है, वो कौन सा सब्सटेंस है? तो दैट इज लिक्विड हाइड्रोजन। सोडियम भी यूज कर सकते हैं, लेकिन वो दोनों तरीके से यूज नहीं हो सकता, वो कूलेंट की तरह यूज हो सकता है सिर्फ। द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज डिस्क्राइब्ड एज द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स छूटते हैं, लेकिन कब? जब लाइट पड़ती है, लेकिन एक सुइटेबल वेवलेंथ की, तो लाइट ऑफ सुइटेबल वेवलेंथ फॉल्स ऑन इट। मैटर वेव्स आर, मैटर वेव्स कौन सी होती हैं? तो मैटर वेव्स को दूसरा नाम है डी ब्रॉगली वेव्स। द प्रोसेस ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल बाय यूवी रेज, अगर यूवी रेज से इलेक्ट्रॉन्स छूटने लगे तो हम उसको क्या बोलते हैं? ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। द डुअल नेचर ऑफ लाइट इज एग्जिबिटेड बाय, लाइट की दोनों नेचर, मतलब पार्टिकल नेचर और वेव नेचर कौन शो करता है? तो डिफ्रैक्शन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दोनों इफेक्ट शो करेंगे। एक्स रेज आर, एक्स रेज इनमें से कौन सी रेज होती है? तो एक्स रेज होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिनको किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं होती फॉर देयर प्रोपगेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर इज, एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, आंतरिक अर्धचालक है, आपने उसको अभी गर्म नहीं किया तो वो किसकी तरह काम करेगा? परफेक्ट इंसुलेटर, वो हीट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा, लेकिन आपने हल्का सा गर्म कर दिया तो क्या होगा? वो कंडक्टर की तरह वर्क करना शुरू कर देगा। सॉरी गाइस, ये क्वेश्चन रिपीट है, पहले आ चुका है। इफ जर्मेनियम हैज टू बी डॉप्ड विद डोनर इम्प्योरिटी, अगर जर्मेनियम को मुझे एक अशुद्धि मिलानी हो जो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है, तो वो कैसा एटम होना चाहिए? पेंटावेलेंट होना चाहिए, ट्राइवेलेंट होना चाहिए, टेट्रावेलेंट होना चाहिए। तो ध्यान रखना, दो ही तरीके से हम मिक्सिंग कर सकते हैं, अगर डोनर है तो पेंटावेलेंट और अगर एक्सेप्टर है तो ट्राइवेलेंट। अ होल इन पी टाइप सेमीकंडक्टर इज, होल जो है देखो पी टाइप में क्या होता है? होल का मतलब क्या है? खाली जगह। वो कब बनती है? जब इलेक्ट्रॉन मिसिंग होता है, इट इज अ मिसिंग इलेक्ट्रॉन। When arsenic is added as an impurity to silicon, जब आप आर्सेनिक ऐड करते हो, आर्सेनिक क्या है? आर्सेनिक एक पेंटावेलेंट है, तो पेंटावेलेंट हमेशा एन टाइप बनाते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर्स। तो आपका आंसर क्या होगा? एन टाइप सेमीकंडक्टर। अ डायोड कैन बी यूज्ड फॉर, या अ डायोड कैन बी, हाँ, तो डायोड आप किस चीज के लिए यूज करते हो? एम्प्लीफिकेशन के लिए, मॉड्यूलेशन के लिए, डिटेक्शन के लिए, रेक्टिफिकेशन के लिए। तो हम यूज करते हैं रेक्टिफिकेशन के लिए, यानी जो आपको फ्रीक्वेंसी, जो आपको लाइट चाहिए, आप सिर्फ उनको लोगे, बाकी सबको छोड़ दोगे। अ डायोड एज अ रेक्टिफायर कन्वर्ट्स, देखो
डायोड अगर रेक्टिफायर के रूप में यूज करते हो तो वो क्या काम करता है, वो एसी करंट को किसमें कन्वर्ट करता है, डीसी में, रेक्टिफाई कर देता है, ठीक कर देता है। पी टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन से होते हैं, अभी बताया, पी यानी पॉजिटिव यानी होल, और एन टाइप के अंदर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स। चलिए इनको आपको मैच करना है कॉलम 1 को कॉलम 2 के साथ। तो जर्मेनियम एट 0 केल्विन, अगर जर्मेनियम 0 केल्विन पे है तो आपने गर्म नहीं करा, ये इंसुलेटर की तरह काम करेगा, तो ए का हो गया 2, आपके पास ये दो ऑप्शंस हैं। जर्मेनियम एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पे हल्का सा गर्म कर दिया तो गर्म करते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब आपने दो जनों के साथ इसको डॉपिंग की है, इंडियम और आर्सेनिक। इंडियम है ट्राइवेलेंट तो पी टाइप बनाएगा, आर्सेनिक है पेंटावेलेंट तो एन टाइप बनाएगा, तो डी का हो गया 3 और सी का हो गया 4। तो आपका क्या हो गया इसका आंसर, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। The technique of collecting information about an object from a distance without making physical contact with it is, वो टेक्निक जिसमें आप सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करोगे एक ऑब्जेक्ट को लेकिन दूर से बिना उसको टच करे, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं रिमोट सेंसिंग। Who invented मोबाइल फोन, मोबाइल फोन किसने इन्वेंट किया, मार्लिन कूपर, ये इन्होंने इन्वेंट किया था, अच्छे से लर्न कर लेंगे। टेलीविजन वॉज इन्वेंटेड बाय, टेलीविजन किसने इन्वेंट किया था, J.L. बर्ड, J.L. बर्ड ने टेलीविजन को इन्वेंट किया था। Who among the following invented एडिंग मशीन, एडिंग मशीन किसने इन्वेंट की, ब्लेस पास्कल, उन्होंने कंप्यूटर बनाया ऑब्वियसली, तो यही सॉरी अबेकस का इनको जाता है, ब्लेस पास्कल ने ही एडिंग मशीन डिस्कवर की थी, इन्वेंट की थी। एट लो टेम्परेचर लेड बिहेव्स एज, बिल्कुल लो टेम्परेचर पे लेड किसकी तरह बिहेव करता है, लेड पुअरेस्ट कंडक्टर है तो इट विल बिहेव लाइक इंसुलेटर। एस्ट्रोसेट इज इंडियाज फर्स्ट, एस्ट्रोसेट इंडिया की पहली क्या है, स्पेस ऑब्जर्वेटरी, इंडिया की पहली स्पेस ऑब्जर्वेटरी का नाम एस्ट्रोसेट है। What is the name of phenomena in physics and astronomy which involves splitting of spectral line into two or more components of slightly different frequency when light source is placed in a magnetic field? लाइट को अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो उसकी वेव्स ना स्प्लिट हो जाती हैं, उस इफेक्ट को क्या बोलते हैं, ये मैं आपको प्रीवियस ईयर में भी करा चुकी हूँ, जीमन इफेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ न्यूक्लियर पावर स्टेशन, इनमें से कौन सा न्यूक्लियर पावर स्टेशन नहीं है, रामागुंडम, रवत भाटा, नरूरा और कलपक्कम, इनमें से रामगुंडम एक न्यूक्लियर पावर स्टेशन नहीं है। थॉमस क्लिफोर्ड एल्बर्ट इज एसोसिएटेड विद द इन्वेंशन ऑफ, जो ये थॉमस क्लिफोर्ड एल्बर्ट हैं, इन्होंने किस चीज का इन्वेंशन की, तो इन्होंने इन्वेंट किया था क्लिनिकल थर्मोमीटर। इन 1974 द फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट ऑफ पोखरान वाज कोड नेम्ड एज, पोखरान में जो सबसे पहला हमने टेस्ट किया था न्यूक्लियर टेस्ट, उसको हमने क्या नाम दिया था, तो हमने नाम दिया था स्माइलिंग बुद्धा। वेयर इन इंडिया इज द फर्स्ट इंडिजीनियसली बिल्ट एटॉमिक पावर प्लांट लोकेटेड, सबसे पहला जो हमने खुद बनाया है एटॉमिक पावर प्लांट वो कौन सा है, वो है कलपक्कम। ट्विन पैराडॉक्स इज एसोसिएटेड विद, ट्विन पैराडॉक्स किस चीज से एसोसिएटेड है, ये एल्बर्ट आइंस्टीन की जो थ्योरी है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, उससे एसोसिएटेड है। तो ट्विन पैराडॉक्स किससे एसोसिएटेड है, इट इज एसोसिएटेड विद द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। द हेडक्वार्टर्स ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स इज सिचुएटेड या लोकेटेड इन, जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स है वो कहां पर लोकेटेड है इंडिया के अंदर, तो मैं आपको बता दूं बेंगलोर के अंदर है। तो गाइज ये थे फिजिक्स के सिलेक्टेड एंड हमारे अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। मैं उम्मीद करती हूँ आपको इनसे काफी हेल्प मिली होगी। आपका जो फिजिक्स का ओवरऑल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उनका एक क्विक रिवीजन हो गया होगा। अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, सबसे पहले टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए सो दैट आपके पास जो अपडेट्स हैं, जो पीडीएफ्स के अपडेट्स हैं और हर चीज एग्जाम के अपडेट्स सबसे पहले पहुंचे। इसी के साथ ऑफिसर बैच, जिसके बारे में आपको पता है कि बहुत बहुत ऑसम बैच है, जिसमें आपके मेन सब्जेक्ट्स जितने भी हैं उन पे मेन फोकस रहेगा। बहुत रीजनेबल प्राइस पे हैं ताकि आपके जितने मेन एग्जाम्स हैं वो सारे कवर हो जाएं। लेकिन अगर आपका जो वीक पॉइंट है वो चारों सब्जेक्ट्स नहीं है, कोई पर्टिकुलर है, तो आप पर्टिकुलर बैचेस ले सकते हैं। जैसे मैथ्स का द्रोणाचार्य बैच है, इंग्लिश का अमन त्रिवेदी सर का बैच है, जीएस का मेरा और शिवम सर का है, और रीजनिंग का हैप्पी राव सर का है। तो गाइज मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू सो मच एंड हैव अ वेरी नाइस डे।